गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद यही है कि आपका दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं भी अच्छा हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप और हम मिल जाते हैं तो दिन का आगाज़ अच्छा हो ही फूल जाता है। खिल जाते हैं। ये आयशा यूसुफ है, मैं इमरान हसन हूँ और दिन का आगाज़ बाकायदा तौर पर अगर हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्ली करना चाहिए। अर्ली जो भी लोग उठते हैं, जो अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाला सीन जिन लोगों का होता है, उनकी लाइफ ज़्यादा हेल्दी गुजरती है। वो लोग ज़्यादा अच्छी हशाश बशाश जीते हैं। मुझे हैरानी इस बात पे क्या करें अब यहाँ पे तो आने देखो ये मेहनत बहुत करते हैं ना आप। अभी इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 10:05 राइट? 10:05 मींस वी आर लाइव। तो हम जल्दी उठ के आए हैं। जल्दी उठ के आए हैं, लेकिन आना पड़ता है। अर्ली टू बेड नहीं है ना, आप देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। चलो 50% तो ठीक है ना, 50% ठीक है। खैर आपको हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है आपके दिन के लिए। अल्लाह करे अच्छा गुजरे। जो भी प्लानिंग स्कीम है उसके मुताबिक चलिए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाइए। अगर नहीं होते तो परेशान मत होइए। आज का दिन इंशाल्लाह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, कल आपकी बाकी ईमानदार जिंदगी का पहला दिन होगा। सो उसको अच्छे से गुजारिएगा। आज जो करना है वो कर लीजिए। अच्छा, आगाज से पहले जरा लाहौर की थोड़ी सी अपडेट दे दें, क्योंकि इसके ऊपर हमने बात भी करनी है। प्रॉपर हमारे पास सेगमेंट है। लाहौर जो है ना वो नंबर 1 पोजीशन पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना उसके अंदर हैजर्डस हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन है जो स्मोक की है, और जो वहाँ पर अगर आप सांस लेते हैं ना, इसका मतलब पता नहीं कितनी सिगरेट्स जो है ना एक सांस। माय गुडनेस। अच्छा ऐसा वाकई है? ऐसा वाकई है। ये फील होता है आपको ये फील होता है? अच्छा, पिछले 7 से 8 जो है ना नंबर पे वो पाकिस्तान के शहर है सारे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस पे काबू भी नहीं पाया जा सक पा रहा। उसकी वजह ये है कि हम ना तो अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग टाइम पे कराते हैं, और खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ा मसला ये आबादी है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है ना, फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं। तो हम जब तक इसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स इतने हैं, आप जाएं वहाँ पे जो भी लोग पोलन वगैरह का शिकार होते हैं उनको तो वैसे ही बहुत परेशानी होती है। तो खैर सब ने मिलकर इस पे काम करना है। ये इट्स नॉट लाइक कोई घंटों या दिनों की बात, कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है ये, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इस पे किया जा सकता है। एक और ख्वाब की बात कर लेते हैं जो वाकई में सच हो गया। और वो क्या था? कि बचपन में लिखी तहरीर जो थी वो वाकई में सच साबित हो। वुमेन्स वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जीत चुकी है, ये कल हमने आपको बताया था, और अहम किरदार अदा किया था अमेलिया कर ने। और उन्होंने स्कूल में, जब वो स्कूल में थी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने से मुतालिक एक तख्लीकी मजमून लिखा था, और उन्होंने ये सोचा था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बड़ी होकर सूफी और सोजी जो हैं उनके साथ मिलकर वर्ल्ड कप खेलूंगी और वर्ल्ड कप जीतूंगी। और फाइनली ये ख्वाब जो है ना, अरे वाह क्या बात है। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब सच होते हैं। आप ख्वाब देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि जब आपने ख्वाब देखा और फिर उसको आपने पूरा होते भी देखा। मेरे ख्याल में वो मैनिफेस्टेशन भी होती है ना एक, कि आप जब मैनिफेस्ट करते हैं देन एवरीथिंग वर्क्स टू हेल्प यू आउट। और ऐसा ही हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। कल हमने तारीफ की थी, ये पहला वर्ल्ड कप है जो न्यूजीलैंड घर लेके गया है। न्यूजीलैंड की मेल्स टीम आज तक नहीं लेके गई, विमेंस टीम ने कर दिखाया है। अब डरना चाहिए हमें, कुड़ियां जो है ना वो बाजी ले गई मेन टीम से, कि वो क्या करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अब ये टीम तो उनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। विलियमसन इज लाइक, लेट्स सी आगे। आई होप कि वो भी जीते, क्योंकि मुझे ऐसी ना न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी लगती है। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एंड मोमेंट पे छोड़ के चले गए थे, सिक्योरिटी का बहाना बना के इंडिया के। अरे वो उन्होंने माफी भी मांग ली है। बस ये जो क्रिकेट लवर्स है ना, उनके दिल से ये बात नहीं निकलती है। मैं इस मौके पे वो पप्पो बन जाता हूँ जब बिल्कुल शादी सब कुछ तैयार होता है, एंड पे आके कि भाई वो बात आपने की थी, उसका भी पहले जवाब दें, हम फिर मानेंगे। तो न्यूजीलैंड से हमारी वो बड़ा पुराना दुख है हमारा, और वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। वी वर ऑल रेडी टू सी। और आपको पता है ये टॉस से आधा घंटे पहले हुआ था। जी मुझे बिल्कुल याद है। चले हौसला करें, कोई बात नहीं, याद करा दिया आपने। लेट्स मूव ऑन। अगले खेल की बात करते हैं, अगले खिलाड़ियों की बात करते हैं, जो है टेनिस के खिलाड़ी। 2 दहाइयों तक कोर्ट में हरीफ रहने वाले टेनिस स्टार जो हैं नडाल और नोवाक जोकोविच, इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज दिया है। और वो चैलेंज किया है कि सऊदी अरब की रवायती डांस में मुकाबले की दावत दे दिया है इन दोनों ने। इस चीज में सबसे दिलचस्प अमल ये है कि सऊदी अरब अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करा है। इससे पहले आपको पता है अल नस्र क्लब के लिए रोनाल्डो खेलते हैं, उन्होंने साइन किया, और वहाँ की जो लीग है वो भी रिसेंटली बड़ी फेमस हुई। और अब ये टेनिस स्टार्स जो कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, राफेल नडाल रिसेंटली उन्होंने खत्म किया अपना करियर, 22 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम। आप नोवाक जोकोविच को भूल के 24 ग्रैंड स्लैम। हाँ, नोवाक तो बहुत जबरदस्त है उनके, और इनको उन्होंने बेस्ट हरीफ भी करार दिया। देखना ये है कि ये दोनों डांस में भी एक दूसरे के उसी तरह से हरीफ हैं या नहीं, जरा देख लेते हैं।
वैसे कहा जाता है मेरे जैसे ही डांस, इमरान कहा जाता है ना कि जिसका काम उसी को साझे, वैसे इनको टेनिस ही खेलनी चाहिए, इनको डांस नहीं करना चाहिए। The only thing that I can do better than Rafael Nadal is this वाला डांस, मैं ये अच्छा करता हूं। किसी दिन ना आपको मैंने ना सिर खड़ा कर देना कि करके दिखाएं। नहीं, was it a dance by the way? उनके लिए तो डांस, कम से कम हाथ में तलवार ही दे दें इनके, ताकि फील तो आए थोड़ा। लेकिन ओके चलें, इट वाज फॉर फन, और अच्छा है जब स्टार्स ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी एक्टिविटी, लेकिन उस मुल्क की टूरिज्म को, उस मुल्क के उस कल्चर को बड़ा फायदा होता है। और सऊदी अरेबिया बड़ी एफर्ट कर रहा है, पता है, दुनिया में हाईलाइट होने की। नो डाउट, वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं ना, ऑयल से वो टूरिज्म की तरफ जाना चाह रहा है। बहरहाल जी, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक, खेल हुए हैं आज। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इज रेडी, पिंडी वाले भी तैयार हो जाएं, क्योंकि रूट भी लगता है जब टीम आती है यहाँ पे, आपको पता है ना। पिंडी में मैच होने जा रहा है, साजिद खान और नोमान अली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मैच आने को है। आज बाकायदा तौर पर इंग्लैंड की टीम भी प्रैक्टिस करेगी। जो तीसरा टेस्ट है 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर है। हमने बड़े जबरदस्त तरीके से दूसरे मैच में हराया था इंग्लैंड को। पिंडी का स्टेडियम इंग्लैंड को बड़ा रास है, आपको पता है। हाँ, बड़ा रास है इनको। मुझे लगता है कि वहां पे आपको बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा, एंड यू कैन विन इट। आई मीन, आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसने वर्क किया। अच्छा, ये बताएं, साजिद खान का तोड़ निकाल के लाएंगे तीसरे मैच में? साजिद खान को बड़ा हेल्प किया था पुरानी विकेट ने आयशा। आई होप कि विकेट वैसी हो, विकेट हेल्प करे। लेकिन उनकी जो लुक है ना, मुझे लगता है उसने भी बड़ा हेल्प किया, कोई उनसे पंगा नहीं ले रहा था। बहरहाल जी, अब हमने बात कर लिया स्पोर्ट्स की, डिफरेंट जो लाइट स्टोरीज हैं वो आपके साथ किए हैं शेयर। अब हम कुछ की बात कर लेते हैं। शहर कायद में गर्मी की लहर जो है वो मजीद 5 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर पेश गोई के मुताबिक दिन के वक्त पारा 38 डिग्री तक तजावुज कर सकता है और समुद्री हवाएं जो हैं वो गैर फाल रहेंगी, यानी कि बुरा हाल होने वाला है, जबकि ज्यादातर शिमाल मशरिक और शिमाल मगरिब से हवाएं चलने का इम्कान। बिल्कुल। और अगले चंद रोज की भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उसमें सिंध के जो कुछ अजला हैं, इनका मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इसमें सजावल है, ठट्टा है, बेचारे कराची वाले, बेचारे सिंध वाले, इनफैक्ट 5 और शहर भी तो गर्म है। उमरकोट है, ओब्वियसली मीरपुर खास है, ये वैसे भी गर्म इलाके हैं। थरपारकर भी गर्मी की लपेट में रहेगा। सो ये बहुत बड़ा चेंज है वैसे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। इस वक्त बाकायदा तौर पे जो हमारे बालाई इलाके हैं, सर्दी नॉक कर रही है, यहाँ पे सर्दी आ चुकी है काफी हद तक। रात को अच्छी खासी ठंड होती है, आहिस्ता-आहिस्ता कपड़े भी चेंज करने शुरू कर दिए। फाइनली कपड़े चेंज करना शुरू कर दें। सरदार और दूसरी तरफ सिंध की हालत देखें, बात करें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है सरदार सरफराज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइन पर लें ताकि हम सिंध की सूरत हाल, कराची का मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, आ चुके हैं सरदार साहब। हमें ये भरम था कि सरदार साहब साथ हैं। सरदार साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कितनी गर्मी हो गई? पिंडी इस्लामाबाद तो ठंडे हैं, लेकिन सुना है कि सिंध में ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या अपडेट्स हैं सर? जी देखिए, कराची में तो रवायती तौर पे अक्टूबर जो है ना वो गर्म महीना ही होता है। तीसरा गर्म महीना होता है इत्तेफाक से। मई और जून के बाद सबसे गर्मी अक्टूबर में पड़ती है कराची में। टेम्परेचर वाइज भी अगर आप देखें, एवरेज टेम्परेचर भी, तो मई पहले नंबर पे, फिर उससे जस्ट नीचे जून होता है, और उससे फिर तीसरे नंबर पे अक्टूबर होता है। तो अक्टूबर एक तरह से ट्रांजिशनरी मंथ होता है। बेसिकली जब मानसून खत्म होता है तो उसके बाद जब आप सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे पहले ये जो खज़ां का कह सकते हैं, बाकी मुल्क में तो खज़ां चल रहा होता है, लेकिन यहाँ गर्म होता है। तो विंड डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, यानी साउथ वेस्टर्ली सितंबर तक चलती रहती है, सी ब्रीज चलती रहती है, तो उसके बाद टेम्परेचर माइल्ड रहता है। और जैसे ये शुमाल मगरिब, शुमाल मशरिक, शुमाल, उन तीन अतराफ से जब कराची के ऊपर विंड का फ्लो रहता है, जो कि अक्टूबर के बेशतर दिनों में, खासकर पहले हाफ में यानी 2-3 बजे तक ये फ्लो रहता है, तो टेम्परेचर इस दौरान बढ़ता रहता है। एक वजह। और दूसरी वजह पिछले दिनों ये हुई थी कि लो प्रेशर एरिया बना, फिर बाद में वो डिप्रेशन बन के ओमान की तरफ निकला। अभी एक और लो प्रेशर पिछले 2-3 दिन से समंदर में मौजूद है, जो अभी यमन के साहिल के करीब पहुंचा चाहता है। तो इसके बायस भी सी ब्रीज एक तरह से ट्रैप रहती है उसके अंदर। तो जाहिर है दिन के बेशतर हिस्से में सी ब्रीज नहीं रहती, तो तब गर्मी बढ़ती है। तो अगले 3-4 दिन जी। अच्छा, ये बताइए, ये अक्टूबर तो गर्म है ही और रहेगा भी, जो चेंज आएगा मौसम के अंदर वो सडन चेंज होगा? लाइक नवंबर जैसे ही आता है तो कराची के अंदर हम देखेंगे तब्दीली मौसम के अंदर? देखिए, दिन के टेम्परेचर और सॉरी रात के कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, यानी वो भी जाके 10-15 नवंबर के बाद कराची में होता है अमूमन, के रात की और सुबह की खुनकी हो जाती है टेम्परेचर। अभी भी देखिए, रात का टेम्परेचर भी ना 25-26 की रेंज में चल रहा है कराची में, और अक्टूबर का अगर एवरेज देखें तो भी वो 23 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि नवंबर में जाकर ना इसमें कमी आती है, जब वो 15-16 इस रेंज में रात का टेम्परेचर, और फिर सुबह में किसी वक्त, यानी वो मिड ऑफ नवंबर के बाद ही होते हैं।
जहां हम एक तरफ इतनी गर्मी की बात करें, वहां पे हमारे पास एक स्टोरी थी स्नोफॉल की। ये सवात से आगे कालाम के पास कोई इलाका है, देसान मीडोज के नाम से, आई होप आपने शायद सुना हो। वहां पे तो बर्फबारी की अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास। तो ये दो अलग अलग वेदर पिक्चर्स हैं। ज़रा अपर एरियाज़ के बारे में हमें बताइए, क्या ये यूजुअल स्नोफॉल है, अनयूजुअल है, और कितना चलने वाली है? इस हवाले से कुछ है अपडेट्स हमारे पास? देखिए, एक हल्की सी वेव आ रही है जो केपी के शुमाली इलाकों में ना, वो तो 2 दिन बाद है, यानी 23 तारीख से है। 23-24 को उसमें केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश है, ज्यादातर हल्की बारिश है। और हो सकता है जो ज्यादा ऊंचे पहाड़ों उन पर किसी इक्का दुक्का जगह पे हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फिनोमेना नहीं है। 2 दिन का है, उसमें नॉर्दर्न केपी और गिलगित बल्तिस्तान उन इलाकों में हो सकती है कहीं बारिश, और किसी किसी जगह पर इक्का दुक्का जगह पर कोई हल्की सी स्नोफॉल भी हो जाए। तो लास्ट टाइम हमें याद था कि दिसंबर जिसके भीगे भीगे होने पे बड़े गीत भी बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर शायर सबसे ज़्यादा रोमांस उनको शायरी को लेकर दिसंबर में ही आता है, वो पूरा ड्राई गुजरा था। आई रिमेंबर पूरे दिसंबर में लास्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई बारिश नहीं थी, खासतौर पे लाहौर में। तो क्या इस दफ़ा भी सर्दी का क्या इंटेंसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ख़ास तौर पर हम अगर दिसंबर नवंबर की बात करें, जो ठंडे बारिशें होंगी नहीं होंगी? जी, इस दफा भी बारिशें कम ही है। इसमें पूरा विंटर जो है ना, अभी तक की जो फोरकास्ट अब देखिए, कुछ चेंज आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक की जो सिनेरियो है वो यही दिखा रहा है कि दिसंबर भी और नवंबर भी और दिसंबर भी, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो अभी 3 महीने की एक तरह से प्रेडिक्शन हमने हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, इशू की है, तो उसमें लेस देन एवरेज है, बहुत कम बारिशें हैं इसमें। और ड्राई वेदर है, तो जाहिर है कि लाहौर और गिरदोनवा का जो एरिया है जो स्मोक से बहुत मुतासर होता है, तो स्मोक के लिए बहुत एक तरह से ना आइडियल कंडीशंस हो जाती हैं। जब मुसलसल ड्राई वेदर चल रहा हो तो जाहिर है स्मोक की वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। वैसे सरदार सरफराज साहब, अब ये कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं बल्कि ये डिसाइड कर लिया गया है कि लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। आपको लगता है कि उससे इम्पैक्ट आएगा स्मोक के कम में? देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए भी ना बादलों का होना जरूरी है। कुछ ना कुछ बादल आएंगे तो आप उनको एक तरह से प्री मेच्योर स्टेज में अगर बादल होते हैं तो आप उसको कोई नमकियात और वो चीजें छिड़क कर एक तरह से मेच्योर स्टेज में लेके आते हैं, लेकिन बादलों का होना जरूरी है, उसके लिए भी प्री कंडीशन यही होती है। तो अब देखिए जब जब बादल आएंगे तो उसमें कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन पिछला भी आपने देखा, सरदार साहब, पहले रहमत की बारिश होती थी, अब नमक की बारिश होती है। वो भी हम दुबई से लेके आते हैं। पहले भी हमने बरसाई थी, वैसे कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं था, आई रिमेंबर, जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे। चले, थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब दिसंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा भीगा भीगा होने का, जब भी मधु करते हैं आ जाते हैं सरदार साहब। और दूसरा ये कि अब होना चाहिए, गाना गाएंगे सूखा सूखा सा ये दिसंबर है, सूखी सूखी सी ये तन्हाई है। और लाहौर में भी स्मोक दोबारा से लौट आई है। जी हाँ, लाहौर की हमने आगाज में भी बात की थी, दोबारा से जरा आपको बता देते हैं कि लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए अब मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसका जिक्र अभी हमने किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात ने मुश्तरका हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बना ली है। स्मोक से बचना है और ये बर वक्त ज़रूरत है, मसनूई बारिश की जाएगी और मसनूई बारिश और दीगर इकदामात के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। आपको पता है एक आर्टिफिशियल रेन करने के लिए 50 से 70 लाख रुपए खर्च जी, बहुत ज्यादा, मुझे लगता है इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास जो भी स्टैट्स आए ना उसके मुताबिक यही है कि 50 से 70 लाख। इतना बड़ा लाहौर है, 50 लाख में कहाँ हो सकती होगी? बहुत बड़ा लाहौर है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। हाँ, शायद कुछ इलाकों की पर गुलबर्ग वगैरह, मॉडल टाउन, DH जहाँ पर ज्यादा स्मोक है, यहाँ पे ज्यादा अच्छे अमीर लोग रहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं हम, थोड़ा हो सकता है ऐसा। खैर, हमने इस पे तजिया लेना, बिल्कुल ले रहे हैं। मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन। ये जो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन से मुतालिक, और इमरान का सवाल कि क्या एक बारिश से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुई थी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने जवाद साहब से बात की थी। जवाद साहब जी, वालेकुम अस्सलाम आशा आपको और सारी टीम को। देखें, आर्टिफिशियल रेन का टेम्पररी तो फर्क पड़ता है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या सिर्फ अब यही सोल्यूशन रह गया है हमारे पास कि हम हर साल जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाएं और इतने लाखों से करोड़ों रुपए जो है वो इस चीज़ के ऊपर खर्च करें। और दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल रेन अगर होती भी है तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है वो इसका इम्पैक्ट आता है। जिस तरह इमरान भाई ने भी बताया कुछ देर पहले कि लास्ट ईयर भी इस तरीके की अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन लाहौर के कुछ लिमिटेड इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हुई थी,
और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो हमारा लाहौर का स्पेशली जो AQI लेवल था वो एक बार फिर जो है वो वेरी अनहेल्दी टू हैजर्डस लेवल तक चला गया था। तो ये कोई ऐसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, बिल्कुल भी टेम्पररी तौर पे अगर आप 1 या 2 दिन के लिए कोई इफेक्ट लाना चाहते हैं तो प्रॉपरली इसे जो है वो स्टेज करके जो है वो इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसका जवाद भाई पहले मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा टास्क फोर्स बनाई थी और बड़ी स्ट्रिक्ट उनकी पॉलिसी थी। हमने देखा बहुत हैवी मैसिव मीडिया कैंपेन्स भी चलाई गई लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपको पकड़ा जाएगा, जो फसलों की बाकियात का आपने जिक्र किया इसको लेकर। उसके बावजूद आप चूंकि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट है, आप इस पर नजर रखते होंगे, कोई इम्पैक्ट पड़ा इसका या महज वो बस वो एक कैंपेन थी और मीडिया के सामने हमारे सामने रखा गया उसको उसका कोई असर हुआ था? नहीं, देखिए इमरान भाई ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो एक मीडिया के लेवल तक ही शायद उस टाइम पे जब ये टास्क फोर्स बनाई गई कुछ टेम्परेरी शायद फर्क पड़ा भी हो, लेकिन आप इस साल अगेन देख लें कि क्या हालात हैं। अगर मैं आपसे थोड़े से रियल टाइम स्टैट्स शेयर करूं तो पिछले हफ्ता 10 दिन से जो है वो मैं डेली की बुनियाद पे जो है वो इन सारे इलाकों को जो है वो मॉनिटर कर रहा हूं और आप यकीन करेंगे कि जो भी लाइव फायर मैप्स होते हैं जहां पर बाकायदा सैटेलाइट से जो है वो फायर कहां लगी हुई है वो नजर आ जाती है, स्पेशली जो क्रॉप्स बर्निंग के हवाले से जो सबसे बड़ा जो मेजर जो इशू है और जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ क्रॉप्स बर्निंग की वजह से है। आप यकीन करेंगे कि इस साल हमारे जो पंजाब का एरिया है उसमें इतनी ज्यादा इस वक्त जो है वो फायर मैप्स में जो है वो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं कि वो यकीन से ज्यादा जो है वो करना मुश्किल है। इस साल जो है सरहद पार से हम हर साल कहते हैं कि सरहद पार जो है वो इस तरीके की सिचुएशन पहले शुरू होती है। पिछले एक हफ्ते से सरहद पार तो मुश्किल से कोई 15-20% होगा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पंजाब के रीजन में, ये हमारा अपना ही किया था। सही एग्जैक्टली जो ये सारी चीजें हैं वो यही सारी है कि हमारा ये इस साल इतना अच्छा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट। ठीक है जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हमें इन्फॉर्मेटिव हमारा सेशन आपके साथ रहा और ये मेरे लिए बहुत एक ऐसा सरप्राइज है। मुझे लगा कम से कम इसको तो कंट्रोल कर ही लेगी पंजाब हुकूमत, जितना शोर डाला हुआ था मीडिया के ऊपर और न्यूज़पेपर्स के ऊपर कि कम से कम इन लोगों को इन्फोर्स किया जाएगा और फसलें जलाने से रोका जाएगा, लेकिन जवाद आपको खुद अपने ऊपर अपने बिहेवियर अपने रवैये के ऊपर जो है ना गौर करना पड़ेगा। और नाकामी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत अगर रोक नहीं पा रही है, ये तो एक विजिबल चीज है ना, लोग अंडरग्राउंड थोड़ी जलाते हैं, जाएं पकड़ें 2-4 लोगों के ऊपर पर्चे दें, उन्हें सजाएं दें, उसके बाद अच्छा हम लोगों की भी जिम्मेदारी जो है ना बतौर शहरी बन जाती है। और इसके लिए बता भी देती हूँ कि अगर आप देखिए अपने इर्द गिर्द के फसलों की बाकियात कोई जला रहा है, सनतों से धुआं उठ रहा है, कोई कूड़ा जला रहा है, धुआं छोड़ती गाड़ियां, तो 1373 पर आपने इत्तला लाजमी देनी है, आपका भी ये फर्ज बन जाता है। चलिए बहुत अच्छा किया आपने हेल्पलाइन बता के, आई विल आल्सो कॉल अगर जब भी मैंने देखा। खैर अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की जाने जिसकी आग की तपिश जो है ना वो बहुत जगहों पे जा रही है और ये वो आग है। आग में एक मुहावरतन कह रहा हूँ, यानी कि बहुत हीटेड स्टोरी है, बड़ी डिस्कस हुई है और हो रही है और वो ओबियसली बहुत आम भी है चूंकि मुल्क की अहम तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत आईनी और कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और उनका तकर्रुर होने जा रहा है। नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, आज पार्लिमानी कमेटी को फैसला करना होगा। तकरीबन अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो तकरीबन 10-12 घंटे 14 घंटे बाकी हैं। जो कमेटी है तश्कील दी गई है इसके लिए कौमी असम्बली ने 12 रुकनी उसमें नाम आ गए हैं। आज शाम 4 बजे उसका इजलास हो रहा है। नून लीग से आजम नज़ीर तारण है, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद हुए हैं और पीपल्स पार्टी से कौन है? पीपल्स पार्टी से फारूक एश नाइक हैं, सैयद नवीद कमर हैं, राजा परवेज अशरफ का नाम लिया गया है। ऑपोजिशन की भी नुमाइंदगी है, बैरिस्टर गौहर हैं, साहबजादा हामिद हैं बिल्कुल, और सेनेटर अली जफर नामजद किए गए हैं। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM ने राना अंसार का नाम दिया है और कमेटी 2/3 से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। अब टॉप सीनियरिटी पर है कौन ये भी बता देते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तीसरा नंबर है। अब पार्लिमानी कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो कौन होने जा रहा है और सदर इसकी हतमी मंजूरी देंगे, वज़ीर आज़म को नाम भिजवाए जाएंगे, फिर सदर इसकी मंजूरी देंगे। ये कायनी प्रोसेस है। अब ये सारा अमल अब तक जहाँ पे पहुंचा है इस पर हमने बात करनी है और फिर ये आगे किस जानिब हमें जाता नजर आता है क्योंकि नई चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट बिल्कुल करीब आ चुकी है और ये फैसला आज होना बहुत ज़रूरी है। सो देखता होगा। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है इसका भी इस 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक है क्योंकि
आर्टिकल 9A ऐड किया गया है। और आपने जब कहा अपने नाजरीन से कि अगर वो कोई माहौल की खराबी देखें तो जरूर मतला करें, तो पहली दफा पाकिस्तान के आइन में ये तरमीम हुई है कि मैं अगर इस्तेमाल कर सकूं, ये साफ, सेहतमंद और काबिल तजदीद माहौल हर पाकिस्तानी शहरी का हक है परसों से। तो लिहाजा ये नई एडिशन हुई है। नहीं, बिल्कुल अच्छा कि आपने हमारे इल्म में पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के हकूक का एक हिस्सा बन गई है, और अब ये जो हक है साफ माहौल का वो अब आइन का हिस्सा बन गया। अच्छी बात है। हमारा ये बेसिकली हर शहरी का राइट भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो एक अलमिया खुरम साहब ये रहा है ना, कानून हम इतने बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। कवानीन तो भरे पड़े हैं हमारे यहाँ हर चीज को लेकर, लेजिस्लेशन हम बहुत कर लेते हैं। खैर ये अच्छा है, देखिए अच्छा जमहूरियत का ये भी हिस्सा है कि पार्लियामान जो है वो वक्त के साथ साथ जो शहरियों के हकूक है उसमें वसअत लेकर आती है, उन्हें ऑगमेंट करती है। तो ये एक अच्छा आपके जो कदम उठाया है पार्लियामान, ठीक है, नहीं मसबत है, बिल्कुल है। अच्छा आपके सीनियर साथी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, बात तो हुई होगी। कौन है आपकी पार्टी के की वो शख्सियत, मैं पसंदीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो आपको लगता है कि एक बेहतर चीफ जस्टिस हो सकते हैं? जी इस वक्त तो कोई नाम देना मुमकिन नहीं है, और पहली दफा ये होने लगा है क्योंकि अब नई तरमीम हुई है कि बहुत अरसे से 1996 के बाद से एक खुद कार अमल था कि जो भी सीनियर मोस्ट था वो चीफ जस्टिस बन रहा था। अब आज जो कमेटी जिसका इजलास होगा वो इन तीनों हजरात के जो उनका रिकॉर्ड है इसको जांचा जाएगा। इनकी जो उनकी सर्विस थी, उनकी जो भी रिकॉर्ड है उस सबको देखा जाएगा और देखकर उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। तो ये एक पहले के मुकाबले में एक ऐसा अमल है जो ज्यादा शफाफ है, और एक ऐसा अमल है जिसमें अब हम जिसे कह सकते हैं जमहूरी निगहदाश्त शामिल है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो ये पहले के मुकाबले में इसमें कुछ काबिलियत का आंसर चेक होगा। इसमें जाहिर है चूंकि अब जरूर एतराज किया जा सकता है कि जी पार्लिमानी जो लोग हैं उनकी अपनी पसंद नापसंद भी होगी, लेकिन ये बेहतर है कि चीफ जस्टिस का जो तयन है, जिसकी एक बहुत अहम आईनी पोस्ट है, कि उसके लिए कम से कम जो लोग सीनियर मोस्ट है उनको देखकर जांच कर किया जाए। और उसमें आप ये भी जरूर गौर कीजिए कि जो 3 सीनियर मोस्ट है उसमें किसी की सवाबदीद नहीं है, किसी सियासतदान की या किसी जो भी सीनियर मोस्ट 3 होंगे उनमें से एक का तयन कर दिया जाएगा। तो लिहाजा वो जो एक्चुअल पैनल है उस पैनल को सामने लाने में किसी की सवाबदीद या पसंद नापसंद का रोल नहीं। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी का जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर तनकीद करने वाले लोग भी हैं, लाइक ऑपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, और अब वकला बिरादरी जो है वो भी कह रही है कि ये आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ हमला है, आज़ादी छीन ली है अदलिया की, और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके ऊपर फिर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर ये बात एहतजाज आगे बढ़ते हैं और मुतनाज़ करने की कोशिश की जाती है इन आईनी तरमीम को? देखिए ये मुखालफत तो चूंकि जमहूरियत है, हर शख्स को अपना एक हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे, लेकिन मैंने भी 26वीं आईनी तरमीम को बगौर पढ़ा है। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि जो जज हजरात जिनका तकर्रुर किया जाएगा वो पार्लियामान की मर्जी से या हुकूमत की मर्जी से या वजीर कानून की मर्जी से फैसले करेंगे। तो लिहाजा वहाँ तो एक तरीक़ेकार है। उसके बाद जो जज जिनका तकर्रुर हो जाएगा वो आजाद हैं कि वो, और बल्कि तवक्को है और उनसे हम सब की बहुत उम्मीद है कि वो आइन और कानून के को सामने रखकर बेलाग फैसले करेंगे। लेकिन हमने जो ये देखा है, देखिए जो समझने की बात है, क्योंकि 18वीं और आईनी तरमीम का मैं हिस्सा रहा हूँ, मैंने उसके लिए वोट डाला है। उस वक्त ये उम्मीद थी कि अगर ये जजों की तकर्री के मामलात और अदलिया की कारकर्दगी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर कारकर्दगी का जो मयार है उसको छोड़ दिया जाता है अदलिया के ऊपर कि भाई खुद मैनेज करें और उसमें किसी की मुदाखलत कम हो पार्लियामान की, ये
तजर्बा 14 साल हमने कर लिया है, और इस तजर्बे के नतीजे में ये बात वाजे है कि मुझे दुख की बात है कि अदलिया जो है उसके जो 3 मेन जो इश्यूज थे, कि पहले तो ये था कि अवाम के जो केसेस उनके सामने हैं उनका तेजी से फैसला होगा, वो नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा ये तवक्को थी कि जो फैसलों का मयार है आइन और कानून के मुताबिक उसमें बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ, और जिन जजेस का तयन किया जाएगा उनकी काबिलियत भी बेहतर होगी। मुझे दुख से कहना पड़ेगा अच्छा, कि ये भी नहीं। खुर्रम साहब, एक तो ये कि आपने कहा तो लिहाजा अब इसलिए देखिए असल इशू ये है कि यहाँ एक ऐसा रिफॉर्म हुआ है जिसके नतीजे में अदलिया के मामलात में बजाय ये कि उनकी आजादी के ऊपर कोई कदगन आए, इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अदलिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसमें पहले से ज्यादा जमहूरी निगरानी मौजूद नहीं, लेकिन ये कैसे होगा कि उसमें डोमिनेंस नहीं होगी पार्लियामेंट की? उसमें मुतनासिब का वर्ड है। मुतनासिब का मतलब ये है कि जिसका तनासुब ज्यादा होगा उसकी नुमाइंदगी ज्यादा होगी 12 में से, और नुमाइंदगी उसी की ज्यादा होगी जिसकी हुकूमत होगी। आज आपकी है, कल तहरीक इंसाफ की भी हो सकती है, पीपीपी की भी हो सकती है। तो फिर और 3 साल आपने कहा कि 65 साल के हो जाएंगे, 3 साल में नौकरी खत्म होगी, चाहे 65 साल से कम भी हो। आई मीन 65 साल रिटायरमेंट है, 3 साल 65 साल उम्र है और 3 साल लिमिट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आपको नहीं लगता कि जो पार्लियामेंट की डोमिनेंस है वो ज्यादा हो गई है? यानी कि पहले अदलिया अगर आपके बकौल मुखालफत मुदाखलत कर रही थी पार्लियामान के अमल में, अब पार्लियामान मुदाखलत कर रहा होगा अदलिया के अवामिल में? देखिए, ये कह देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पार्लियामान डोमिनेंट है। अगर आप आइन का पहला सफ़ा पढ़ेंगे तो उसके पहले सफ़े पर लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत का इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। तो डोमिनेंस तो है पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट की डोमिनेंस उन ख़वातीनों हजरात की नहीं है जो वहां मौजूद है। डोमिनेंस इस वजह से है कि इसको पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त मुंतखब करके भेजते हैं। लेकिन एक इजाजत दीजिएगा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे आपके केसेस है, जैसे मैं तोशा खाना केस की बात कर लूं या दीगर केसेस है, वो काबीना के उन फैसलों के ऊपर हैं, या जो 90 मिलियन का केस है पाउंड का, वो काबीना के उन फैसलों के ऊपर है जिसमें वो कहते हैं कि काबीना का फैसला था, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। आपने इस मामले के अंदर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर काबीना कुछ भी कर दे उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो कल आप कैसे क्वेश्चन करेंगे अगर ऐसा कोई फैसला होता है वजीर आजम का या काबीना का? वो भी तो गलत फैसला कर सकते हैं, तो फिर कौन उनका एहतसाब कौन करेगा? देखिए, काबीना के फैसले को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो एडवाइस रेंडर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उसको किसी प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड देन यस जो एडवाइस है वो तो एडवाइस का जो अमल है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन काबीना को खुली छुट्टी नहीं है कि वो जो मर्जी फैसला कर दें। वो जस्टिसेबल नहीं है, वो बिल्कुल जस्टिसेबल है। हम सब अवाम को भी और कानून को भी, पार्लियामान को भी हुकूमत जो है वो जवाबदेह है और रहेगी। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आखिर में एक सवाल, इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या चल रहे थे, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या उनको यही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर जो आईनी बेंच बनेगा नया वो वहां पर जाएंगे? जी, पाकिस्तान में बहुत काबिल ज्यूरिस्ट भी और वकला हजरात भी मौजूद हैं। इस मामले के 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो और ये हमेशा कोशिश यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद बैठकर ये रूल्स तयन कर दे। जिस तरह हमने 14 साल पहले हमारी एक उम्मीद और ख्वाब था कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आज खुद ये फैसला करेंगी कि उन्होंने जो उनसे निचली अदालत है उसकी कारकर्दगी को कैसे जांचना है, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी भी हमारी तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बैठकर खुद जो पूरा कोर्ट है इस बात का तयन रूल्स सेट कर देंगे कि कौन से केसेस जो है वो आएंगे। कोर्ट तो खुद कंफ्यूज्ड है। कल जस्टिस मंसूर खुद कंफ्यूज थे। उनके दो कि उन्होंने लाइट मोड में रिमार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बताएं हमने सुनना है कि बेंच ने सुनना है। तो कोर्ट जैसा आयशा मलिक ने भी कहा जी, तो जो मोहतरम फाजिल जज साहिबान ने कहा है, अगर वो आज खुद इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देंगे हुकूमत को, फिर दूसरा तरीका ये कि पार्लियामान जो है
एक कानून साजी के जरिए आइन में तरमीम। अच्छा, वन क्विक आंसर, कानून साजी के जरिए अपने कवानीन का एक सेट क्राइटेरिया हो जाएगा कि जी अगर ये जो है केस जो है ये इस बुनियाद के ऊपर आईनी अदालत में जाएगा। ठीक है, वन क्विक आंसर, सिंस इज डेमोक्रेसी, 12 लोग उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है। आप भी सीनियर मेंबर हैं नून लीग के, अगर इफ यू वर एट द प्लेस, अगर आपको ये हक दिया जाता, आप भी अदलिया को समझते हैं, देखते रहे हैं सारे मामला, आप किसके हक में वोट देते हैं? तीनों सीनियर जज साहिबान को अगर हम बात करें, आपकी राय किसकी? आप नाम लेकर रहेंगे खुर्रम साहब से? मैं उसकी राय जानना चाहता हूं। मैं किसी नाम से एतराज ही करूंगा। तीनों बहुत जो हैं वो ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन हम तीनों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसी की इज्तिमाई दानिश पे हम सबको इन्साफ करना। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और सीनियर रहनुमा नून लीग। बिल्कुल, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। इस टेंस माहौल के बाद, इन पॉलिटिकल अपडेट्स के बाद एक ब्रेक बनती है। ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी और पॉलिटिक्स की बात करनी है, आपने परेशान नहीं होना। स्टे विद अस। जनाब, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये है सुबह से आगे, और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पॉलिटिकल अपडेट्स की। हमने खुर्रम दस्तगीर साहब से काफ़ी सवालात किए। नून लीग का मौक़िफ़ भी आ गया, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी और भी मजीद खबरें हैं। अब हमें किसका मौक़िफ़ लेना है? हमें MQM का मौक़िफ़ लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें या सिंध की बात करें, मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे के लिए इस वक्त MQM एक कौमी असम्बली में आईनी तरमीम दायर करने जा रही है। एक और आईनी तरमीम दायर करने जा रही है। इनका वैसे पहले भी मौक़िफ़ था। ये मकामी हुकूमतें हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा, मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। तो दफ़ा 140A जो है, इसमें एक तरमीम पेश की जाएगी। आइन में दर्ज दफ़ा 140A की रूह से हर सूबा कानून के तहत मकामी हुकूमत का एक निज़ाम कायम करेगा और सियासी और पार्लिमानी जिम्मेदारियों का इख्तियार मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को इस के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा। और इस पाबंदी को बामानी और मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए जो MQM है, उसने कुछ जामे तजावीज़ तैयार की हैं कि वो हुकूमत के सामने रख दिए हैं। बिल्कुल। और गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी ये बताया कि वो आज खुसूसी कमेटी की तश्कील के बारे में वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से बातचीत करेंगे और कानून में तरमीम और इसे नाफिज करने के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। जी सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो एक नई आईनी तरमीम की खबरें हम सुन रहे हैं कि वो MQM की जानिब से दायर की जाएगी, 140A के अंदर आईनी तरमीम की जाएगी, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। और क्या हुकूमत के साथ बातचीत जब हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक, उस वक्त भी ये तजावीज़ रखी गई थी और हुकूमत ने मान ली थी? मेरे ख्याल में इस हुकूमत के क़याम से बहुत पहले जब इंतखाबात हुए थे, और इंतखाबात से भी बहुत पहले जब हमने पहले से PMLN को एक पाकिस्तान की बड़ी जमात समझकर उनके साथ मुल्की उमूर पर, कौमी यकजहती पर और आवाम के बुनियादी मसाइल को किस तरह हल करना जब बातचीत शुरू की, तो उसी वक्त हमारे दरमियान ये मफाहमत कायम हो गई थी कि शहरी और मकामी हुकूमत को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर बनाए बगैर और पाकिस्तान के 130 अज़ला और शहरों को तरक्की का इंजन बनाए बगैर, उन्हें ये मौका दिए बगैर कि वो अपने बुनियादी मसाइल ख़ुद हल करें और जो मरकज़ में वसाइल में उनका हिस्सा हो सकता है वो उन्हें बराह रास्त मिले, ना कि वो सूबों के ज़रिए से वो वसाइल उनको मुंतकिल हो। तो मेरे ख़्याल में इस बात पर हमारी पहले से मफाहमत थी। फिर इंतखाबात हुए, हुकूमत साजी का मरहला आया, उस वक्त भी फिर ये तय हुआ, हमने इसको एक शक्ल दी बाकायदा एक आइनी तरमीमी बिल की सूरत में, जहाँ 140A की वजाहत की, जिसके मुताबिक हर सूबाई हुकूमत को, हर सूबे को अपने यहाँ बल्दियाती इदारों का एक निज़ाम कायम करना, एक मौसर, बावसीला, बाइख्तियार, और ये मकामी खुद मुख्तारी को इंश्योर करना है। तो और उसमें ये जो सबसे बुनियादी नुक्ता है, तो फिर हमने एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। एहसन इकबाल वहाँ से थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारी तरफ से थे, और हम सब भी उसमें दस्तखती हैं। तो वो पहले से तय था मेरे ख्याल में। अच्छा, नहीं, इसमें जो वसाइल की तकसीम है फारूक भाई, थोड़ा सा मैं और जब अब समझाइएगा, ये जो वसाइल की तकसीम की आपने बात की, आप कह रहे हैं कि अब सूबे के बजाय विफाक करें, यानी कि वो जो PSDP का शेयर होता है या सूबे से जो शेयर जाता है वो मकामी हुकूमतों को नहीं जाए, बराह रास्त
विफाक दे, ऐसा है कुछ? थोड़ा सा वजाहत कीजिए। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन या कौमी मालियाती कमीशन वो मरकज़ और सूबों के दरमियान से वसाइल को तकसीम करता है। अब सूबों के पास कोई ये कंपल्शन और लाजमी नहीं है आइन में या कहीं पर भी कि वो ये वसाइल, फिर जाहिर है कि जो आबादी है वो सूबों की आबादी है, लेकिन उनके अंदर शहरों, अजला, तहसीलों और टाउन और जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल की, वहाँ की आबादियाँ हैं ना। तो जब सूबों को आबादी की बुनियाद पर अगर एक बड़ा शहर मिलता है तो फिर असल काम जो सफाई सुथराई है, उसके बाद सड़कें बनाना है, नालियाँ फराहमी, आप निकासी, आपके मसाइल देखने, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, फिर एजुकेशन है, सेहत है, बुनियादी उसके मराकज़ हैं और प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के मामलात हैं। तो इन सारी चीज़ों में, और फिर ये जो सूबे ने ये सारे इख्तियारात रखे हुए हैं कि एक तो 18वीं जो तरमीम थी उससे सूबाई खुद मुख्तारी में उनको वसाइल व इख्तियारात मिले, और उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने का जो बल्दियाती कानून था उसको ख़त्म करके सारे सूबों ने जो बल्दियात को इख्तियारात दिए गए थे वो भी वापस ले लिए। तो सूबे काफ़ी अनमैनेजेबल हो गए। अगर 2000 अरब रुपए सालाना सूबाई सिंध को मिलते रहे 15 सालों से 30,000 जो हैं वो तो कोई शिकायत नहीं करते, वैसे अब वही है मेयर, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं सब अच्छा चल रहा है। कराची की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें, हालांकि उससे पहले हमें याद है वसीम अख्तर साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे, आप लोग हमेशा, आप लोगों का मौक़िफ़ ये रहा है कि इख्तियारात नहीं दिए जाते, जो हुकूमत है, बल्दियाती हुकूमत है उनको। मुर्तज़ा वहाब साहब तो काफ़ी खुश हैं। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब एक तो पार्टी डिसिप्लिन के ज़ाहिर है कि पाबंद है, और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जो है वो उसका माइंडसेट यही है कि सूबों में ये सारे इख्तियारात रहने चाहिए और जो बल्दियाती इदारे हैं सिर्फ नुमाइशी होने चाहिए। मुर्तज़ा वहाब की जंग तो हम लड़े, वो सही आए गलत आए, उनके पास इतना मैंडेट कराची का था या नहीं था, हमने बल्दियाती इंतखाबात का क्यों बॉयकॉट किया, कैसे हल्के सूबाई हुकूमत बनाए थे, वो एक अलग कहानी। लेकिन चले अब मान लिया कि वो मेयर हैं, तो ये लड़ाई तो उनकी हम लड़ रहे हैं, हम तो MKM के मेयर का मसला नहीं है। लेकिन क्विकली हमें बताइए फिर इस पर डेवलपमेंट क्या है? आपकी मुखालफत कराची में, आपकी मुखालफत, सियासी मुखालफत कराची में पीपल्स पार्टी से है, इख्तियारात की लड़ाई पीपल्स पार्टी से है, मांग आप नून लीग से रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी की अलाय है, पीपल्स पार्टी की वोट के बगैर नून लीग की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो ये कैसे होगा? देखिए, इसीलिए तो हमने इस मौके को बड़ा गनीमत समझा और पूरा वक्त हम इसी बात को हैमर करते रहे कि देखें ये जितनी भी जुडिशल इस्लाहत हो जाएं, आपने सूबाई खुद मुख्तारी दी, पहले मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत था, फिर कहा गया कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। साबित हुआ कि आज हम माशी तौर पर कहाँ खड़े हैं, माशरती तौर पर कहाँ खड़े हैं, हमारी जो सोशल डेवलपमेंट, सेहत, तालीम, इंसानी वसाइल की तरक्की वो कहाँ खड़ी है, हमारी बरामदात कहाँ खड़ी है, हमारे तिजारती खसारे, बजट के खसारे, ये सारी चीज़ों में इनेतात हुआ है। अगर 2010 में ये सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई थी तो सूबे इतने तरक्की याफ्ता हो जाते। अभी कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वैसे बैकडोर कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जब आप इसको टेबल करने जा रहे हैं, तो कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? आई मीन कोई ऐसी बातचीत हुई है? कोई खबर तो देना हमें। देखिए, आज तो मंगल का दिन है, प्राइवेट मेंबर्स डे है, और आज जो है वो ये एजेंडे पर MKM पाकिस्तान का ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। हम चाहते हैं जो हमने तय किया PMLN के साथ, और उसमें JUI थी, BNP थी, बाप पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, और इसके अलावा तकरीबन सारी पार्टियों ने तकरीबन आमादगी जाहिर की, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा फेवर की और कहा हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की, शहरी रहमान थी, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, उन सब ने भी टैसेट अप्रूवल दिए, क्योंकि वो भी समझते हैं। और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की तो वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तो ये ख्वाब था, उन्होंने कमाल असफर के गवर्नर उनसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मुसवदा बनाया, उसी को मुशर्रफ साहब ने लेकर तनवीर नकवी जो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के थे बल्दियाती निज़ाम वज़ा किया। तो जब सबसे ज़्यादा इख्तियारात मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिले थे, तो मैं समझता हूँ कि NFC से वसाइल जहाँ मरकज़ को मिले, सूबे को मिले, बराह रास्त वहाँ पर जिलों को उसका असर फारूक भाई नजर भी है ना। चलें, अब आपसे बहुत हमने टेंस पॉलिटिकल गुफ्तगू करा लिया। एक सवाल मैं कर लूं जजेस तकर्रुरी के बारे में, क्योंकि ये भी करने पर मैंने एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट टास्क देना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट टास्क देना। अच्छा, जजेस तकर्रुरी के बारे में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी डॉक्टर साहब के ना, MKM के अंदर भी कुछ के पार्लिमानी कमेटी का रुकन कौन होगा, इसके अंदर कोई इख्तलाफात थे। पहले कहा जा रहा था कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो है उनका नाम फाइनल होगा, अब कहा जा रहा है कि राना अंसर जो है उनका नाम है। इसके बारे में बता दीजिएगा कौन जाएगा इस पार्लिमानी कमेटी में बतौर मेंबर?
देखिए, ख्वाजा इज़हारुल हसन का नाम भी कुछ साथियों ने दिया, कुछ साथियों ने नाम दिया था अपने हसन साहब का, जो एडवोकेट हसन है हमारे यहाँ, उनका नाम दिया था, और कुछ ने राना अंसार बाजी का नाम दिया था। खालिद मकबूल भाई हमारे सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने राना अंसार को जो है वो उन्होंने फाइनली डन किया। उन्होंने कहा कि खातून होनी चाहिए और उन्हें इस कमेटी में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये जो है एकेडमिक एक्सरसाइज ज़्यादा है कि भाई 3 सीनियर जजों में से एक को आपको मुंतखब करना है, और अगर किसी को आप सीनियर मोस्ट को रूल आउट करें उसकी वजूहात देनी है, फिर उसके बाद दूसरे हैं अगर उनको भी आप नहीं देते, फिर तीसरे को, और खुदा न खास्ता तीसरे पर भी बात नहीं आती तो उसके बाद नीचे जा सकती है। तो बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कमेटी का इजलास होगा, पार्टी की पूरी गाइडलाइंस राना अंसार को दी जाएंगी, तो उसके मुताबिक वो वहाँ नुमाइंदगी करेंगी और जो तजवीज़ होगी एमक्यूएम की तरफ से वो रखेंगी वहाँ। ठीक है फारूक भाई, चूँकि अलसुब का वक्त है, अलसुब हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा लाइट भी रखा जाए। आपके लिए भी सारा दिन सियासत कर करके सियासी बातें जोड़ तोड़ मुश्किल हो जाता होगा। आपकी जो शायराना हिस्सा है वो बड़ी मशहूर है, मैं तो उसका बहुत बड़ा मद्दाह और आपको इस बात का पता है। तो जब भी आप, और जो भी ऐसा कुछ आप सुनाते हैं शो में वो वायरल भी होता है, तो हम चाहते हैं सर हमें भी कुछ जाते जाते अता हो अलसुब, कोई शेर, कोई अच्छी सी चीज़ जो हम याद रखें पूरे दिन के लिए। देखिए, मैं अपनी उस दिन रात को जो पूरी रात हम सब जागे, आप लोग भी जागे, और वो जो आईनी तरमीम हुई, तो जिस तरह मौलाना साहब की तारीफ और कसीदे बिलाल भुट्टो साहब ने पढ़े, हमारी भी जान में जान है। जब हिकमत अमली चेंज हुई और आईनी बेंच की जगह, वो सॉरी आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच की बात हुई, तो मैं बेसाख्ता ये कहते कहते रह गया कि होनी होनी खबर आई है, मौलाना साडा भाई है। तो मौलाना साहब जो हैं वो साडा नहीं, होनी होनी खबर आई है, मौलाना सबका भाई है। वो पीटीआई वाले भी उनसे खुश हैं, कितनी अच्छी लग रही है डॉक्टर साहब वाले भी खुश, और फारूक भाई भाई लफ्ज आपको रास भी है, तो अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ जब भी आप इस्लामाबाद आ रहे हैं आप हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आना है आपने। सियासत की बात कम करेंगे, गपशप ज्यादा लगाएंगे, शायरी सुनेंगे आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे कराची से, और अच्छी बातें की उन्होंने, मजे की बातें। हमेशा यही मौके होता है, बहुत दिलचस्प आदमी है, सीनियर सियासतदान है, सियासत को समझते हैं, और एमक्यूएम में तो सीनियर तरीन भी कह सकते हैं। तो इस वजह से बहुत अच्छे से पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है कराची की उनको समझते हैं। खैर, कराची की बात हो रही है तो एक और अहम खबर कराची के हवाले से है, और वो कराची स्टॉक्स के हवाले से है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई कोई स्टॉक्स के अंदर, कभी सोचा कभी करने का? मैंने सोचा, लेकिन मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े लगते हैं। तो आजकल वैसे अच्छा वक्त है अगर आप करना चाहें, हाँ, क्योंकि ग्रो करिए, मार्केट कॉन्फिडेंस ज्यादा है इस वक्त, तारीखी बुलंदी के ऊपर है। जो 100 इंडेक्स है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और इस वक्त 86,786 786 साइकोलॉजिकली कुछ लोगों को बड़ा पसंद भी ये नंबर। अच्छा। इस पे ट्रेड कर रहा है। 86,786 786 कहते हैं ना बिस्मिल्लाह के लफ्ज़। अच्छा, इस पर ये ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अच्छी खबरें आ रही हैं, और जैसा कि इमरान ने कहा, क्योंकि मैंने नहीं इन्वेस्टमेंट की हुई तो मैं इतना नहीं इसके बारे में बात कर सकती। इमरान कह रहे हैं कि अच्छा वक्त है, तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। कल को अगर आपके पैसे डूबते हैं ना, इमरान को आगे अल्लाह देखो, नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है, लेकिन ये जो ये स्पेकुलेटिव मार्केट होती है ना, इस वक्त पॉजिटिव है। IMF ने आपको पैसे दे दिए हैं, आपके मुल्क में आईनी तरमीम हो गई है, हो रही हैं। हाँ, ऐसा कोई पॉलिटिकल chaos नहीं है, सब आईनी इदारे काम कर रहे हैं, तो इट्स अ राइट टाइम। और इस वक्त परफॉर्म इसलिए देखो ना 50-60 हज़ार से मार्केट 86,000 पे चली गई। सो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है। बाकी भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यू कांट से दैट, लेकिन ये अच्छा वक्त है, मुनासिब वक्त है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन स्टडी करके, रीड करके, शो के लिए भी अच्छा वक्त लेकर आए। अच्छा वक्त लेकर, ये अच्छा वक्त है, पैसों की बात हो रही है, थोड़ा म्यूजिक का तड़का की बात कर रही हूं, म्यूजिक का तड़का लगा लेते हैं। अली हैदर साहब जो है हमारे फेमस सिंगर, उनकी आज सालगिरह है, उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। मारूफ गुलकार ने जिंदगी की 57 बहारें देख ली हैं। गाने याद है वो उनका पुरानी जीन्स, वो सिगरेट पीना गली में जाके, क्या था? हाँ, आगे नहीं आता मुझे। एक तो ये मेरा आगे क्या है, मशहूर हो जाना है, मैं हर दूसरी लाइन को ऐसे हाँ, वो देना तोहफे में सोने की बाली, सुन ले उनको, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, ये लाइन है। नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। हाँ, क्या बात है। और पुरानी जीन्स ये कुछ एंकरिंग भी कर रहे थे, कुछ होस्टिंग कर रहे थे, फिर इन्होंने कुछ नाते भी पढ़ी, थोड़ा इस्लामिक कंटेंट भी कर रहे थे, लेकिन कर रहे हैं, स्टिल अ वेरी गुड आर्टिस्ट। इन्होंने बहुत अच्छी मेमोरीज, सयोनी मेरा भाई इन्होंने रीमिक्स किया था, उसके बाद रीमेक का एक ट्रेंड आ गया था, फिर पाकिस्तान में ट्रांस जो जॉनरा है उसको लेकर आए थे, पूरा एल्बम आई थिंक जादू उस एल्बम का नाम था। लेकिन पुरानी जीन्स जो इनका सॉन्ग है ना, वो एक पूरी जनरेशन को उसने इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस किया। आप जो जेनजी उनको क्या पता है कि पुरानी जीन्स के कितने आप तो आजकल रैप वैप सुनते हैं यंगस्टर्स का, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप पुरानी जीन्स सुनिए और उसमें ज़रा आप कितना रिलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त लिरिक्स हैं और अली हैदर को हम बहुत ज़्यादा बर्थडे विश करते हैं। आप जिंदगी की और 57 बहारें देखें, जीते रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो क्विकली शेयर कर लेते हैं फिर आगे। बिल्कुल, बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स द थर्ड की स्टोरी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। वहां पर उनको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ गया। के साथ चंगी नहीं हुई। अच्छा, उन्हें सख्त शर्मिंदगी का सामना उस वक्त करना पड़ गया जब वो एक तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने अपनी स्पीच की तो एक खातून सेनेटर उठी और उन्होंने उनको खरी खरी सुना दिया और कहा कि यू आर नॉट आवर किंग। तो ये सिचुएशन हुई। वैसे एक तरफ आज़ादी है, सारे राय भी है कि लोग ऐसे आके किंग्स को कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि किंग्स हैं भी तो ये आज़ाद, हमारे यहाँ किंग्स ही हैं, डिक्लेयर्ड किंग्स नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ वैसे किंग्स ही हैं यूजुअली, हम कहते हैं उन्हें डेमोक्रेटिक है, उनके फैसलों से तो लगता है। खैर, इन्होंने कहा जी तुम हमारे बादशाह नहीं, मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, दो के अच्छे वर्ड्स नहीं हैं। उन्होंने कहा तुम हमारे बादशाह नहीं हो। फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने शैंट किया वहाँ पे, वो चीखी भी और सिक्योरिटी गार्ड्स उनको फिर बाहर ले गए। लेडिया थॉर्प आई थिंक इनका नाम था, अगर मैं सही ले रहा हूँ। और जो कैमरा है वहाँ पे एक तकरीबन 1 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा और काफ़ी परेशान और हैरान हो गए चार्ल्स थर्ड कि क्या हुआ, होया कि ये मेरे नाम होया कि है। दबंग खातून है, इन्होंने बहरहाल किंग के सामने, ब्रिटेन के किंग के सामने ये बात किया है। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि कह रही है कि तुम हमारे मुल्क की नस्लकुशी के मुर्तकिब हुए हो, तो हमारी सरजमीन जो है ना वो वापस कर दो। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती थी। तो कैनबरा में ये क्लास आपकी बादशाह होके भी हो सकती है, बस हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप बादशाह भी हो तब भी बेफिक्र न रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आवाम जो है ना कहीं भी कर देगी आपका। यस, आप जवाब दें। अच्छा, दूसरी जानिब हम शॉपिंग के हवाले से थोड़ी सी बात करें कि आप शॉपिंग करें और सामान उठाने की फिक्र को आप भूल जाएं, क्योंकि साउथ कोरिया वंस अगेन उसके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक फ्लाइंग शॉपिंग कार्ट तैयार कर ली है। और ये ड्रोन की मदद से उड़ती है, ज़बरदस्त है। और शॉपिंग सेंटर्स में जो रुकावटें हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं या जगह गुजरने की ना हो या फिर गाड़ी तक पहुंचने का मिशन हो, तो इट विल रियली हेल्प। मुझे एक बात बताएं इमरान, आपने कुछ नहीं करने देना इंसान को, कोई मेहनत नहीं करने दी, अपना सामान भी नहीं उठा सकता। लाइक जो नहीं उठा सकते उनके लिए तो अच्छा है। हालांकि पाकिस्तान सबसे बेस्ट है जहाँ लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, खुद जिम्मेदार है। साउथ कोरिया इसके टोटली अगेंस्ट हो गया है। पर ये प्रोटोटाइप अभी तैयार हुआ है और पूरी जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो इंसान है ना उसको बिल्कुल भी मेहनत मुशक्कत अपना सामान भी उठाने। ये जो इंजीनियर है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है इसकी जो बीवी है इससे बहुत सामान उठाती होंगी, बेचारा कमजोर सा लग रहा है, तो इसने कहा कोई हल निकालो। तो चूंकि वो इंजीनियर थे तो उन्होंने ये बना लिया होगा। ये मेरा आइडिया है, लग रहा है, अदरवाइज तो कभी कभी खुद भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इनका पॉइंट दुरुस्त है। मैं तो ये जो मुख्तलिफ एस्केलेटर्स हैं या लिफ्ट वगैरह, इसके इस्तेमाल की भी खास हक में नहीं, अगर रास्ता है तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बहुत। अच्छा, उन लोगों के लिए ठीक है ना जो चल नहीं सकते, बूढ़े हैं, जो बूढ़े हैं या जो स्पेशली एबल्ड है, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी इजाद हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एक आम लोग, हट्टे कट्टे जो लोग हैं, इमरान जैसे या मेरे जैसे, वो भी अपने सामान के लिए ना रोबोट्स का इस्तेमाल या ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो फिर क्या फायदा है? तो हट्टे कट्टे क्या कर सकते हैं? आप एक हल्की फुल्की ब्रेक लें, हट्टी कट्टी ब्रेक नहीं, हल्की फुल्की ब्रेक लें, हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून, स्टे विद अस। वाह, क्या बात है। आई बिलीव एक तो अल्लाह सुबह आप ये वीडियो देखकर थोड़ी हैरान भी हुए होंगे, क्या ये हम आपको कोई वायरल वीडियो वैसे दिखा रहे हैं जैसे हम दिखाते हैं, तो वैसे भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिनकी ये वायरल वीडियो है ना वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। अब आपके लिए कितना ज़बरदस्त ये सरप्राइज है। एक ऐसे आर्टिस्ट जिनको सोशल मीडिया के ऊपर भाई लाखों के से कम तो व्यूज़ आते नहीं हैं, इनके दुनिया को पागल किए बैठे हैं और लोग इनको एंजॉय भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हावी अब्दुर्रहमान हावी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वोकल्स इतने ज़बरदस्त है, इतने डिफरेंट हैं कि जो भी सुन रहा है वो डायरेक्टली बस फॉलो किए जा रहे हैं और फैन हुए जा रहे हैं। और हम खुद भी फैन होकर बैठे हुए हैं, इसीलिए तो हमने उनको बुलाया। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अब्दुर्रहमान हावी। अब्दुर्रहमान, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कि आप कर क्या रहे हैं इतने अच्छे डिफरेंट वोकल्स के साथ, द वे यू आर सिंगिंग, द वे यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल, ये बहुत कम आर्टिस्ट के अंदर होता है। मैंने बहुत कम लोगों में सुना है कि द मोमेंट यू स्टार्ट सिंगिंग पीपल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड। ये कैसे हो रहा है? आई थिंक ऊपर वाले का हाथ है इसमें, मैं तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, बस होता चला जा रहा है। I'm just watching it happen. कब लगा कि ये होना शुरू हो गया? People are, you know, loving you. मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि होना शुरू हो गया, वो तो मेरी टीम बताती है। अच्छा, वो आवाम को लग रहा है ना, हमें लग रहा है जो हम सुनने वाले हैं, क्योंकि आप गाना शुरू करते हैं आप इतने गुम हो जाते हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है, मुझे लगता है म्यूजिक के अंदर। तो आगाज़ ज़रा बताएं, कहाँ से हुआ? राइटिंग से आगाज़ हुआ था या सिंगिंग से आगाज़ हुआ था, या ये सोचा कब के म्यूजिशियन बनना है? आई थिंक दोनों ही थे, मैंने कभी सोचा नहीं म्यूजिशियन बनने का। एक्सीडेंटल सिंगर हाँ, कह सकते हैं आप। okay. तो बचपन से ही आई थिंक हर बच्चे का एक
सो सेल्फ इस्टीम का एक ज़रिया होता है ना, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई स्पीच ओरेशन करता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई पिक्ड म्यूज़िक एंड बस मेरे माँ बाप ने भी मुझे सराहा उस पर। अच्छा। तो उसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते थिंग्स गॉट सीरियस और I joined a band. It became sort of, you know, a way for me to relax, a way for me to take out everything going around me. I have a very bad self-regulation system in my head. मेरा self-criticism इतना strong है कि I need something to let it out and be okay. बहुत टाइम लगता होगा कुछ भी चीज़ फाइनलाइज करने में, what to perform and what not. एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जब आप स्टेज पे हैं, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो लोगों की वाइब से कनेक्ट करता है, देन ही गेट्स टू नो कि मुझे क्या करना है, ये क्या चाह रहे हैं। जब आप स्टेज पे आपको क्या लगता है, लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं लोग? I think that is where I'm the strongest. Sitting in a room and realizing कि इस कमरे को मुझसे क्या चाहिए. Do they want to laugh or do they want to feel something else? So I can tell that and then regulate the room accordingly. How can you tell that? Do you see in their eyes? को ये तो पता है सारे दिल सबके जले हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं, एक मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि अपने आप को अपनी आवाज़ से इंट्रोड्यूस करवाइए उन लोगों से जिन्होंने अभी तक आपको नहीं सुना, दो यू गॉट अ गुड फैन फॉलोइंग, पर मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ सुनाएं। नहीं ज़रूर, प्लीज़। चलें जी। उनके अंदाज़े करम पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो बात वो बात वो ज़माना दिल का। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़। I think that would be साले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो डबल नुकसान हो गया, लेकिन सुनने वालों का नहीं हुआ। बड़ा ब्यूटीफुल वॉइस एंड ज़बरदस्त तरीके, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। सुफियाना कलाम के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और बीइंग अ यंग लैड आप उसको गा रहे हैं, उसको वैसे परफॉर्म करें, आई थिंक वेरी गुड। लोगों के हवाले से मैं लोग चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, अवेलेबिलिटी बहुत है, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू शुड डू टू द पीपल अपनी आवाज़ को देखते हुए? I don't look at the stats or the trend. I don't tend to. I think as an artist, I should know what the people want and what they need at the same time. Okay. So you give them 50-50 of that. You give them something they want, but colored in what you need, what they need actually. तो आप फिर उनको एक ऐसा blend दे सकते हो which is unique to you. अगर मैं वही करना शुरू हो जाऊँ जो एक ट्रेंड में चल रहा है, तो then I'm just another palette on the table, and that's not fun. That's egotistically not fun, honestly. So अच्छा अब्दुर्रहमान, हावी है क्या? What is Havi? Havi is a story I'm telling through my originals. Havi is like dominant वाला Havi कौन सा? नहीं, it's another Havi which I don't want to disclose. Okay. It's personal to me. Okay. तो Havi is a story जो मैं under the wraps बता रहा हूँ.
ठीक है. It's not the foreleg, it's not the forefront, it's not in your face. It's something under my music for people who want to explore it further. I want to reward them. मेरे ख्याल में काफी हद तक तो जब इन्होंने कहा ना ये मैं बताना नहीं चाहता तो लोग समझ गए. लोग समझ गए. क्योंकि हम लोग बहुत बेस्ट है सोशल मीडिया पे assumptions के अंदर. अभी आएंगे DMs आपको कि अच्छा ओके हमें कुछ और सुनाइए. We wanna listen something else. कुछ और ऐसा. Different genre. Okay. Anything of your choice. I'm really bad at playing the guitars, which is a hurdle. अभी तक तो सही चल रहा है. वो क्योंकि कम चल रहा है इस वजह. मन डोले रूखे से आंगन में गुस्ताख तेरी पलकें भीगी बिन सावन के. जग जाने रोए तेरी ताब में ना जागे दिन के ना सोए रात में. जो होता है वो किसी के करीब होना होता है. I think we all know that. गुर्बत में भी कितनी है रंजिशें. तुम सांस बनो तब भी सांसें करें साजिशें. तेरी आस ने भी हमको कितना झुलसाया है. दम मर के निकलना था जीते जी निकाला है. दम निकाला I think that's it away. Yes. ऐसा अभी सो के उठाऊं तो मेरे ऊपर के नोट्स खुले नहीं हैं. नहीं obviously ये अभी खुले नहीं है नोट्स. हाँ, not it's very tough. I mean I know और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है. तो ये इतना दर्दनाक म्यूजिक जो आप करते हैं यूथ तो पागल हो रही होगी. इतने दिल जले वो क्या कहते हैं दिल टूटे हुए लोग हैं. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर किसी को लगता होगा यार ये तो मेरी स्टोरी है. हाँ, I think you write it that way. Yeah, it has to be open-ended. You can't. ये actually मैंने अपनी अम्मी के लिए लिखा था. Because I was far away from her, and there were some, there was a distance. Okay. And I missed her a lot. But being the eldest son, because of the way our society is structured, you can't really voice it that way. So I had to take it out, so I took it out like this. लेकिन लोग जो हैं वो मोहब्बत में भी ले जाते हैं उसको, इश्क हकीकी में कुछ ले जाते हैं, कुछ इश्क मजाजी में ले जाते हैं, ज़्यादातर इश्क मजाजी में ले जाते हैं. तो जैसे उनको सुनना है, कोई बात नहीं. फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या आ रहा है नया? A lot of singles. मैं बहुत सारी गानों पे काम कर रहा हूँ. अभी मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ और सो रहा हूँ और माइक पे हूँ और लिख रहा हूँ और सो रहा हूँ. किसके साथ कर रहे हैं काम ज़्यादा? कोलैबोरेशंस कुछ अगर बताना चाहें आप? फिलहाल I just released a song with Farasat Anis and Toshe in collaboration with Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. It's called Yaar Da Deedar, posthumous collaboration. Okay. तो क्योंकि बचपन से अच्छा खान साहब के सॉरी टू कट यू खान साहब की म्यूजिक को लेकर आई हैव हर्ड देयर इज अ म्यूजिक कंपनी जिसने सारे राइट्स एक्वायर किए हैं. आई वोंट मेंशन द नेम
बट बड़ी प्रॉब्लम है, आप अगर सोशल पे या यूट्यूब पे जाते हो इस कंटेंट इवन विद 2-3 लिरिकल उसके साथ भी जाते हो तो प्रॉब्लम्स हैं। तो फॉर द आर्टिस्ट लाइक यू, मुझे लगता है खान साहब का म्यूजिक तो यूनिवर्सल है एंड इट्स ओपन एंडेड। कॉपीराइट नहीं कर सकता। हाँ वो यूनिवर्सल का नाम। सो हाउ यू सी दैट? मुश्किल नहीं यार? I'll be honest with you here. That company has been very nice to me personally. Like not gonna I don't, मैं जिसने अच्छा किया है मेरे साथ मैं अच्छा ही बोलता हूँ उसको। They've been very nice to me. अच्छा। They were in contact and they were in contact in a collaborative sense. यार दा दीदार भी हमने उनके साथ ही रिलीज। तो वो लूप में है आपके साथ? वो लूप में होते हैं and if you're doing something good, they do support you and they tell you to push it forward. क्योंकि end of the day उनको भी everyone's looking for a win-win situation. That's how business is conducted. So as an artist, I think this is an advice to all artists out there who are struggling. Yeah, that's why actually मैंने इस बात इसीलिए की कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, कि आप you have to get a table where there's some stuff on it जहाँ पे लोग बैठना चाहें. Until then you can't expect people to appreciate your art. मैंने कभी देखें 6 महीने मैंने साल के शुरू में I started Havi this year, in the beginning, and I planned कि साल के एंड तक I have to be somewhere. नहीं, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप इंशाल्लाह जब भी आगे जाएंगे हमें और अच्छा लगेगा कि आपसे हमारी बात हुई। और I hope आप हमें टाइम देते रहें। इंडियन कुछ और सुने? I'm a fan of your voice now, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा आप कुछ गाइए ताकि हम साथ साथ गा लें। मैं भी सुनने वाला है। कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे? है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे? सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है, कहाँ जाओगे? And then there's this शेर which बहुत पसंद है मुझे। आज जाओ न बेचैन करके मुझे, जाने जहाँ दिल दुखाना बुरी बात है। हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर, तुम तो आराम की नींद सो जाओगे। खैर नहीं करते हैं अभी। अरे वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मजा आया। आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं, आपके भी फैंस हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आई होप आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इतने हाई नोट्स पे मेरे जैसे सिंगर्स को ना गा करें गाने के लिए, इतना ऊंचा गाते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, बहुत अमेजिंग है। आपको ये मुलाकात आई बिलीव अच्छी लगी होगी, ये कलर अच्छा लगा होगा हमारे शो में, विल ट्राई कि ये कलर आता रहे। और ये कलर्स हम लाते रहते हैं, हमें पता है आपको क्या चाहिए, जैसे अब्दुल रहमान को पता है ना उनके ऑडियंस को क्या चाहिए, हमें भी पता है कि जब टेंस गुफ्तगू हो रही होती है तो थोड़ा सा माहौल को लाइट करना होता है, तो उसके लिए हम म्यूजिक लेकर आते हैं और इस तरह के आर्टिस्ट लेकर आते हैं कि आप भी अश अश कर उठते होंगे। अब एक ब्रेक ले लें। अब आप अश अश करें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। सबसे आगे में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने म्यूजिक का तड़का लगाया, बड़ा खूबसूरत म्यूजिक, तड़का लगाया कि आर्टिस्ट जो है आग लगा दी हमने भाई, क्या जबरदस्त। आप तो बहुत ज्यादा अभी तक ट्रांस में लग रहे हैं। I'm just still singing, कितना जबरदस्त। ये हमारे आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं ना, बस जो भी अच्छे आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं, हमें आप कांटेक्ट करें, गो ऑन आवर पेज, लेट अस नो एंड वी विल बी हियर इंशाल्लाह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे चाहिए भाई, मुझे मजा आ गया, ये सबसे अच्छा हमें वैसे रखना चाहिए, रोज रखना चाहिए म्यूजिक का। कोशिश करेंगे कि रोजाना कोई ना कोई म्यूजिक का आर्टिस्ट जो है ना वो हमारे साथ हो। हाँ, आप हमारे सोशल्स पर हमारे साथ राब्ता, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो चल भी रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वो आप सेव भी कर लें, हमें मैसेज करें और फिर हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे अपने शो के अंदर। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में। ट्रेड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रही है और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, और ऐसा ही हिस्सा कौन डाल रहा है? इमरान, ओमान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बायलैटरल मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। हमने यूएई के हवाले से भी बात की थी, आपको याद होगा। आज ओमान में हमने बात करनी है। यहाँ पे तिजारत की नई राहें खुलने जा रही हैं। एक तो हमारी
बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, एक अच्छा सिलसिला ये है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है यहाँ पे मस्कत ओमान के तहत पहली मरतबा एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस मस्कत में मुनक्किद हुई। इसमें जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं, लाखों डॉलर्स के मुआहिदों पर यहाँ पे दस्तखत किए गए। जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उन्होंने होम टेक्सटाइल हो, खेलों का सामान हो जिसमें पाकिस्तान दुनिया भर में ज़बरदस्त है, फिर चावल है, बच्चों के मलबूसात हैं, चमड़े की मसनूआत हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, दवाएँ हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट है, ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर MOU साइन हुए हैं और आने वाले वक्त में इसका बड़ा फायदा हो सकता है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ऐसे, और ज़रूरत भी है पाकिस्तान को। एक्सपो में ओमान से 1000 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात जो हैं उन्होंने शिरकत की थी और जैसे कि इमरान ने कहा MOUs भी साइन हुए। पाकिस्तान से 10 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हम कह सकते हैं 50 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के वफ्द ने भी शिरकत की थी, जिनमें ख़वातीन कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी। ख़वातीन की जहाँ पर बात आती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहरहाल हम इस एक्सपो के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अली साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाब एक्सपो के इनेकाद पर। आयशा और इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। इट हैज़ गॉन, इट इज़ मोर सक्सेसफुल बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा लग रहा है हमें ये तरजीहात देख के हमारी एम्बेसीज की। हम तो इस पर बड़ी बात करते आए हैं कि जो एम्बेसीज हैं इनका बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर बनाने पे तो काम होता ही है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप इसका फोकस होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये फोकस अब है। थोड़ा सा हमें डिटेल्स बताइए, आपका मतमई नज़र क्या है, क्या आप गोल्स अचीव कर पाए या एक पहली कड़ी है और ये सिलसिला चलता रहेगा? थोड़ा बताइएगा हमें इमरान साहब। जी बिल्कुल, ये पहली कड़ी है क्योंकि मेरा ख्याल है 50 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान और ओमान के बायलैटरल रिलेशनशिप को। आज तक कभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की मल्टी प्रोडक्ट एग्जीबिशन आज तक हुई नहीं। इसकी वजह तो मुझे भी नहीं मालूम, सिवाय इसके कि शायद बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो पहली कड़ी तो थी, हमारा तो ख्याल था वी आर हिटिंग द ग्लास वॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हुआ ये कि इतनी पजीराई हुई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट से ज़्यादा पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन आए हुए थे 63 हाउसेस से, उनके एथिक्स की, उनकी बातों की, उनके प्रोडक्ट्स की, वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिएक्शंस। एंड नॉट ओनली दैट जी, 15 मिलियन बल्कि 18 मिलियन डॉलर्स के करीब के ऑर्डर्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी तरह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लिया जाएगा। सही है। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्यों इससे पहले जो है काम नहीं हो सका ट्रेड के ऊपर, ख़ास तौर पर अगर हम ख़ास तौर पर ओमान की बात कर लेते हैं, और कितना चैलेंजिंग होता है किसी भी सिफारत खाने के लिए, किसी भी सफ़ीर के लिए इस तरह की एक्सपोज और ट्रेड रिलेशंस जैसे कि इमरान कह रहे थे उनको कायम करना, ताकि दो मुल्कों के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो बढ़ सकें। ट्रेड जी, जो ट्रेड रिलेशनशिप होती है उसमें सफारत खाने के अलावा जो बैक होम हमारी ट्रेड और कॉमर्स के मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं और हमारी लोकल कम्युनिटी, इन सब का रोल होता है। मेरा ख्याल है कि ये ओमान में नहीं जी, आई एम प्रीटी श्योर कि पूरी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पहली पाकिस्तान की सिंगल कंट्री मल्टी प्रोडक्ट एक्सपो हुई, और इससे पहले शायद इसलिए नहीं हुई कि इसको बहुत चैलेंजिंग समझा जाता है। कुछ लोग समझते हैं इसकी कॉस्ट कौन उठाएगा। असल में बात यह है आयशा कि हमारी जो सिविल सर्विस है उसका जो मोल्ड है वो दुरुस्त नहीं है। द मोल्ड ऑफ द सिविल सर्विस शुड बी नॉट टू बी मायर्ड इन ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स, बट टू गेट थिंग्स डन, गेट टू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद योर ओन कम्युनिटी। हमारे यहाँ 4 लाख पाकिस्तानी हैं। अगर कोई एम्बेसी अपने उन पाकिस्तानीज को अच्छी तरह सर्व करती है तो जो रिस्पांस उसको पाकिस्तानी से मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई फाइनेंसिंग नहीं मांगी। दिस वाज डन बाय द एम्बेसी ऑन इट्स ओन एंड विद द हेल्प ऑफ हमारी एक्सपोर्ट्स का एक अलमिया रहा है, हमारी उसको मैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का अलमिया भी कह सकता हूं, एंड ऑब्वियसली वही फिर एक्सपोर्ट्स को लेड टू दी एक्सपोर्ट्स। एक इशू हमारा ये रहा है कि हम बड़े कन्वेंशनल रहे हैं। चावल, चमड़ा, चादर, ये कुछ चीज़ें मशहूर हैं हमारी, 3-4 चीज़ें कन्वेंशनल जो हम बनाते हैं,
और वही हम भेजते हैं। ना तो हमने कभी वैल्यू एडिशन पे उस तरह से काम किया, ना अनकन्वेंशनल चीज़ों की तरफ गए। अब कुछ सर्जिकल या हमारा स्पोर्ट्स चले थोड़ा पुराना है तो उस पर थोड़ा काम हुआ है। क्या इस पे भी आपने फोकस रखा कि हम कुछ अनकन्वेंशनल मोड या एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करें जिसमें पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है? जैसे IT की हम बात कुछ दिन पहले दुबई के हवाले से कर रहे थे, तो ऐसा भी कुछ हुआ है? बिकॉज ओमान मस्कत हमें बड़ा सूट करता है, बिल्कुल हमारे साथ है और हमारा एक बड़ा पुराना ताल्लुक भी है इनसे, तो आप इस हवाले से हमें बताइए। जो इमरान, जो कन्वेंशनल मोल्ड है ना हमारा, जो कन्वेंशनल मोल्ड है सिविल सर्विस का, वो सबसे बड़ी रुकावट है। आप हैरान होंगे कि जो आपने 4 चीजें बताई हैं वो भी कभी पूरी तरह आप कभी IT की करा लेते हैं, कभी आमों की करवा लेते हैं। यू गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट, आसान चीजें करवा लेते हैं। आपके टेक्सटाइल के ऐसे ऐसे फिनिश प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे रुमाल, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चादरें आई कि द ओमानी लेडीज वर शॉक्ड। यू हैव टू ब्रिंग देम हियर। देन आपकी स्पोर्ट्स कोड ऑफ कोर्स वो तो एंथ्रॉल करती हैं। फिर आपकी छोटे छोटे फूड प्रोडक्ट्स, आपके अचार, आपकी कॉन्डिमेंट्स, आपकी फार्मास्यूटिकल्स। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में एक हमसाया मुल्क यहाँ डोमिनेट करता है, कोई चांस नहीं है, बट यू विल बी सरप्राइज दैट दे वांटेड टू टेक आवर प्रोडक्ट्स। सो एक आप भी शायद स्पोर्ट्समैन होंगे, आई हैव सीन बोथ ऑफ यू। आपने क्रिकेट में एक टर्म सुनी होगी कि आप विकेट पे जाने से पहले ही अपने आप को आउट कर देते हैं। आप कहते हैं जी बॉल स्विंग हो रही है, हम तो नहीं खेल सकेंगे। तो कम से कम मैदान में तो आए, बिल्कुल मैदान में तो आए, मार्केट के अंदर तो आए, ये मैदान में तो आए पहले। बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी का जिक्र किया, वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसने किस तरह से एक तो हेल्प आउट किया है और कुछ सक्सेस स्टोरी ओमान के अंदर पाकिस्तानियों की आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी बहुत है। हमने जो टॉप 10 सक्सेस स्टोरीज थी उनको एक पोडियम पे हमने बिल्कुल अनकन्वेंशनल एक्सपो किए। प्रोडक्ट्स चल रहे थे, उसके साथ साथ भी जस्ट सेट देम ऑल टुगेदर एंड वी आस्क्ड ऑल एक्सपोर्टर्स, एवरीबॉडी टू आस्क देम एनी क्वेश्चंस एंड आई मॉडरेटेड इट। और 3 घंटे तक छोटे छोटे सवालों से लेके आएंगे, वीजा कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए किसके पास जाएंगे, चैलेंजेस क्या हैं, चेक्स तो नहीं बाउंस होते, बजाय कि आप ये सिर्फ अच्छी पिक्चर्स और अच्छी वीडियोस लेने के, यू हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर। और ये मुमकिन ही ना होती अगर पाकिस्तान की कम्युनिटी ना होती। चूंकि आपने जिक्र किया वीजास का, तो एक बड़ी कम्युनिटी जो हमें देखती है मुल्क से बाहर भी, उसका बड़ा इंटरेस्ट होता है वीजास को लेकर। खास तौर पे मैं लेबर क्लास की बात करूं, एक बहुत बड़ा नंबर है भी वहाँ पे, आपने कहा ऑलमोस्ट 500,000 लोग वहाँ पे। इसके लिए कोई फिल वक्त आपका मैकेनिज्म मौजूद है कि हमारी लेबर अगर इंगेज हो वहाँ पे, चूंकि बहरहाल हमारे पास लेबर तो है और कुछ है या नहीं, तो कुछ ऐसा है मैकेनिज्म हमारे पास? जी ओमान में चूंकि the embassy is very active and it's not a conventional embassy. Anybody, अभी मैं आपके साथ I'm engaged in a television interview. Instructions ये हैं कि अगर कोई दरवाजा खोले और कोई मुसीबत में हो तो he can intrude into the interview. अब even if the president is visiting, I'm sure our president, our prime minister, they are sitting with me. गरीब आदमी आएगा, the door will be open. Ambassador's door will be open always. बिल्कुल। और इमरान साहब, हमने ओमान में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसकी कहानियां सुनी भी हैं कि किस तरह से वो कितना फ्रेंडली है और लोगों के मसाइल किस तरह से हल करता है। थैंक यू सो मच, आपने सुबह के वक्त हमें टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और ये जो ट्रेड एक्सपो हुई है, डेफिनेटली इसके जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत जल्द पाकिस्तान बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तमाम एम्बेसीज इस पे एक्टिव हो जाएं कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, तो बड़ा फायदा हो सकता है। खैर इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वी हैव अ सेगमेंट वंस अगेन, एक और वो बड़ा जबरदस्त है। वो है आपके इमेज को बेहतर करने के लिए। इमेज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द अपीयरेंस दैट यू हैव। आप जिस किस्म के अटायर में होते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप कंडक्ट है आपका, बात करते हैं, ये सब कुछ आपके इमेज को लेकर चलता है। लेकिन टुडे मेनली हमने आपकी वार्डरोब को डिस्कस करना है, कैसे कपड़े पहने। सवाल करूं आपसे इससे पहले कि आगे ओके सवाल करती हैं आयशा, ना करें आप, तो मुश्किल में जवाब दिया करें। ये बताएं, सुबह जब आप आते हैं ऑफिस, आपने कौन से कपड़े पहनने हैं शो के लिए, कितना टाइम लगाते हैं उसके अंदर? डिपेंड करता है, जिस दिन मूड अच्छा हो ज्यादा टाइम लगाता हूँ, और जिस दिन मूड अच्छा ना उस दिन कुछ भी मिले तो पहन लेता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो, और वैसे पता है हमारा बिजनेस जो न्यूज का बिजनेस है ना, न्यूज का बिजनेस इस पे डिपेंड करता है कि आज कितनी बड़ी खबर है। अगर कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको लगता है आज ज्यादा आई बॉल्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उस दिन कोशिश करते हैं ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, अदरवाइज आप कहते हैं रूटीन में पहन लो।
इट हैपेंस। जबरदस्त। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि आपको अपने दिन के जो फैसले अल्लाह ताला ने कुछ दिए हैं ना पूरे दिन के अंदर, वो आपको ना अपने वार्डरोब के ऊपर जाया नहीं करने चाहिए। उसकी मिसाल हमारे पास है, बड़े बड़े बिलियनियर्स और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए, हमेशा एक ही ब्लैक कलर की शर्ट में हमें नजर आते थे, टी शर्ट टाइप कोई आईनेक होती थी। देन मार्क ज़करबर्ग हो गए, वो हमें ग्रे कलर की, मुझे पाकिस्तानी इकरारुल हसन याद आ गए, वो भी हमेशा काले कपड़ों में नजर आते हैं। अच्छा, अच्छी बात है ना, उन्होंने अपना वो एक स्टेपल बना लिया है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी वार्डरोब के ऊपर अपने डिसीजंस को वेस्ट नहीं करना चाहते, या वो क्या सोच है कि वो ये सोचते हैं कि उनको एक ही तरह का वार्डरोब है। इसके ऊपर हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। तो हमारे साथ इस वक्त हामिद साहब मौजूद हैं, हामिद सईद साहब, जो कि इमेज कंसल्टेंट है और उनका ये फोकस है और बड़ा अहम नुक्ता है जो आयशा ने बताया, हम इस पे जरा बात करेंगे। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच, प्लेजर हैविंग यू जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें इस टॉपिक को हमारे लिए थोड़ा सा और खोलिए, हमें बताइए जो बात हम कर रहे हैं, क्या जितना शॉर्टर चॉइस ऑफ वार्डरोब हो इतना आप बेहतर एलिगेंटली ड्रेसअप हो सकते हैं? ये क्या लॉजिक है या नहीं, हम गलत सोच रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके क्लोजेट इतनी भरी पड़ी है और आपको यही समझ नहीं है कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना, यूजुअली विमेन तो कहती है ना कि आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ बट नथिंग टू वेयर, और मैन का भी इसी तरह यही सिलसिला है कि बेशुमार कपड़े हैं और उनमें से सिर्फ चंद कपड़े हम पहनते हैं और बाकी कपड़े हम नहीं पहनते। तो इसकी वजह है कि ये है कि आपका जो वार्डरोब है वो एक सॉर्टेड आउट होना चाहिए। आपका वार्डरोब जो है उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो आपकी फ़िट है, जो आपकी बॉडी शेप है उसके मुताबिक होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी पोजीशन है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके मुताबिक जो है आपका वार्डरोब होना चाहिए। तो आई ऑलवेज से दिस के लेस इज़ मोर, एंड अगर आप इसको इस तरह देखें कि बाय लेस, बाय राइट एंड बाय द राइट क्लोथ्स एंड क्वालिटी क्लोथ्स, आई थिंक दैट्स द फार्मूला देयर। सही। अच्छा हामिद साहब, ये बताइए ना, ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं हमेशा वो एक ही तरह के वार्डरोब में क्यों नजर आते हैं? जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मार्क ज़करबर्ग हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, इकरारुल हसन हो गए। इकरारुल हसन भी वैसे कामयाब है, स्टीव जॉब्स से भी लाती इकरारुल हसन। तो हमेशा हमें वो एक ही तरह के ड्रेस में नजर आते हैं, एक ही तरह के बड़े सिंपल ड्रेसेस होते हैं, मोस्टली वो ब्रांड्स के होते भी नहीं है। उसके पीछे आपको क्या उनका माइंडसेट नजर आता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्यों वो अपनी वार्डरोब के ऊपर क्या वाकई में खर्च नहीं करना चाहते? जी जी, मार्क ज़ुकरबर्ग की स्टोरी ले लेते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग जो है ना वो हमेशा वही एक किस्म की वही शर्ट है, टी शर्ट है और जीन्स है और हुडी है, एंड दैट्स व्हाट ही वेयर्स। तो बहुत लोग गेस करते हैं कि व्हाई दे लुक लाइक दैट और व्हाई दे वेयरिंग द सेम ड्रेस। तो जब हॉर्सेस माउथ से पूछा गया, जब उससे पूछा गया मार्क ज़ुकरबर्ग से कि व्हाई यू वेयर द सेम क्लोथ्स मोस्टली, यू नो, टी शर्ट एंड जीन्स एंड ऑल दैट टाइम, तो उसने उसका जवाब ये दिया कि आई हैव नो टाइम टू थिंक इन द मॉर्निंग कि मैंने क्या पहनना है, मैंने कौन सी शर्ट पहनूँ, कौन सी टाई लगाऊँ, कौन सा सूट पहनूँ। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गेट टू वर्क, दैट्स व्हाट हिज आंसर इज। नाउ डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन बात यह है कि क्या मार्क ज़ुकरबर्ग टी शर्ट और जीन पे बिलीव करता है? आई डोंट थिंक सो। He believes in situational dressing, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि when there was a database breach in the United States, जो इतना बड़ा डेटा इन्होंने सेल कर दिया मार्केटिंग कंपनी को, एंड ही वॉज ब्रॉट टू द कारपेट, और हाईएस्ट जो कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट में वो सेनेट की हेयरिंग और कांग्रेस की हेयरिंग है, ही वॉज ब्रॉट इन देयर फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। Not only suit, ma'am, Aisha, he was wearing impeccable suit. It was designed for him. And you know, this guy who had no time to think in the morning, exactly. You know, he had all the time in the world to think about what he has. Now, let me share with you why he looked like that and why he chose to wear a suit and all that. Had he worn t-shirt and jean on that day, you know, the senators and congressmen जो वहाँ पे बैठे हुए थे suited booted, उन्होंने कहना था कि this guy has no respect for us. So you know, let's not think that he's a fool. You know, मार्क ज़ुकरबर्ग से थोड़ा सा आगे निकलें। बहुत सारे ऐसे खैर जिनको लोग कामयाब समझते हैं, कामयाब बिजनेसमैन है। मेरा जो तजर्बा रहा है ऑन मीडिया, आई हैव होस्टेड सो मेनी पीपल, बहुत से लोगों का ड्रेसिंग सेंस कोई बहुत अच्छा नहीं होता, पैसे बड़े होते हैं उनके पास। आई मीन आप नजर लगा सकते हैं, आई वोंट मेंशन नेम, आई वोंट नेम एनीवन। तो ये डिपेंड करता है आपकी एस्थेटिक्स के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है हामिद साहब। लेकिन एक शॉपिंग साइकोलॉजी भी तो है ना। आई मीन इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, मेरे पास बजट भी है, मुनासिब है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है,
हैं, तो वो शॉपिंग साइकोलॉजी क्या हो सकती है इफ आई हैव टू ड्रेस अप लाइक दैट? और पर्टिकुलरली मेल्स का मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि हमारे पास जो चॉइस ऑफ कलर्स है वो बड़ी लिमिटेड है। स्क्रीन के ऊपर भी और ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत ज्यादा कलर्स के ऊपर नहीं जा सकते, अजीब ही लगना शुरू हो जाता है। कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं इसको। आई थिंक कि कौन-कौन सी चीजें जो हैं हमारे पास हों जिससे हम ज्यादा अपने वार्डरोब जो है ना वो बना सकते हैं चंद कम चीजों में। जी बेसिकली यही मैं कह रहा हूँ कि हैव लेस। 4 कलर्स हैं जो बड़े फंडामेंटल कलर्स हैं। आप इसकी सूटिंग में ले लें, 2 पीस सूट में ले लें, शलवार कमीज में ले लें, या किसी भी गारमेंट में ले लें। एक है ब्लैक इज पावर कलर, यू शुड हैव वन। ब्लैक 2 पीस सूट हो सकता है, ब्लैक शलवार कमीज हो सकती है, ब्लैक शर्ट विड ऑल्सो डू इट। ये स्टीव जॉब और जो मार्क जुकरबर्ग भी है, दे यूज अ लॉट ऑफ ब्लैक मीन्स पावर। दूसरा कलर जो है वो है चारकोल ग्रे। चारकोल ग्रे इज ए ग्रेट प्रोफेशनल कलर। और डार्क नेवी मीन्स पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी, एंड देन इज मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स हैं जो बेसिकली एसेंशियल कलर्स हैं फॉर मैन एंड वुमन दोनों के लिए, जो पावर एरिना में हैं, जो पावर डायनामिक्स में हैं। तो दीज आर द 4 कलर्स। और शर्ट के लिए वाइट कलर, वाइट इज द बेस्ट। वाइट मीन्स जी मैं वही वाइट का पूछ रहा था, आप प्लीज बताइए। वाइट ही के बताने लगा था कि वाइट जो है, वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन्स आई एम सोफिस्टिकेटेड, वाइट मीन्स आई एम रिफाइंड, पॉलिश, डिसेंट, सोबर, you name it। एंड हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, so how could we go wrong? आप देखिए G7 के जितने प्रेसिडेंट्स हैं, जो G7 की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप देखते हैं इनवेरिएबली यू विल फील वाइट शर्ट। अब ऐसे तो नहीं है ना कि बाइडेन फोन करता है सॉरी टू कट यू हियर। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं और बड़े रेगुलर कॉलर हैं। याह्या ने हमें ज्वाइन किया है। जी याह्या, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को खड़े हुए, और यू आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड हामिद सईद साहब को मेरा बहुत सलाम हो। देखें, लिबास जो है ना इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, और मेरे हिसाब से इंसान अपने अपने एज के हिसाब से, अपनी गैदरिंग के हिसाब से लिबास पहनना चाहिए। लेकिन हामिद साहब से मेरा एक सवाल ये है कि बहुत से लोग जो है ना बहुत अच्छे क्वालिफाइड भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके स्टैटिक सेंस नहीं होता कपड़े पहनने का। ठीक है, वो कपड़े इस तरह पहनते हैं कि सारी पर्सनैलिटी उनकी डैमेज हो जाती है। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो लिबास हम जैसे हम ब्रांड के गुलाम बन जाते हैं, तो क्या ये ब्रांड के बगैर गुलाम बने हुए कि आप अपने लिबास को एक मॉडरेट किस्म का अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी शख्सियत उसके अंदर ज्यादा उजागर हो, ड्रेस आपका जरूर अच्छा हो, लेकिन आपकी शख्सियत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका लिबास बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मेरा सवाल है। ठीक है, थैंक यू जी। प्लीज हामिद साहब। दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए जी, दोनों सवालों का जवाब। एक पहली बात तो आपने कहा कि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, दे हैव रिसोर्सेज बट दे स्टिल डोंट लुक दैट ग्रेट। एक्चुअली बात यह है कि ड्रेसिंग सेंस की जो पाकिस्तान में कोई ग्रूमिंग स्कूल नहीं है, पाकिस्तान में कोई ये ड्रेसिंग इज़ ए होल साइंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो व्हाट पीपल डिसाइड इज़ बेस्ड ऑन समबडी सेड कि ये बड़ा अच्छा लगेगा आपके ऊपर। या सेल्समैन है जो ब्रांड पे बैठा हुआ है, इज़ नॉट दैट एजुकेटेड, ना उसके पास कोई ओरिएंटेशन है, ना वो स्टाइलिस्ट है, ना उसके पास इंफॉर्मेशन है। सो दे गो बाय जस्ट देम एंड वो दैट्स हाउ दे पुट देमसेल्व्स टुगेदर। देखिए, अगर साइंस को समझा जाए कि मेरी स्किन टोन क्या है, मेरी आई कलर क्या है, मेरा हेयर कलर क्या है, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन से कलर्स जो हैं वो क्या हामिद साहब, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो स्टाइलिस्ट भी हायर कर सकते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन स्टाइलिस्ट भी तो पाकिस्तान में देखिए उनका फोकस क्या है, उनका फैशन पे फोकस है ना उनका, उसके ऊपर। अच्छा, ये जो आपने व्हाइट का ट्रस्ट मी फैक्टर बताया, आपने अपनी शख्सियत व्हाइट मींस ट्रस्ट मी, हमें तो फिर सिर्फ एंकर्स को तो सिर्फ व्हाइट पहनना चाहिए। वी ऑलवेज से पीपल प्लीज ट्रस्ट अस, द खबर, द न्यूज़ दैट वी आर डिलीवरिंग। आई वुड से व्हाई टू वेयर अनदर कलर, Why to wear another color when white is the best? आप देखिए, आप वॉल्टर क्रंका जो थे वो बड़े मशहूर उसके थे, एंकर थे अपना उस पे, I believe it was CBS. So he was the most trusted man in the United States जब उन्होंने सर्वे किया। तो वाइट इज, जैसे मैंने कहा कि G7 के सारे प्रेसिडेंट्स हैं वो क्यों वाइट पहनते हैं? I mean it's not that they can't buy another color और वहाँ कलर मौजूद नहीं है। तो जब आपको पता चल जाए कि ये बेस्ट वाइट है, तो बेस्ट मेरा वाइट है, तो वाई टू वेयर अनदर कलर, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड देयर इज जबरदस्त। अच्छा हामिद साहब, पाकिस्तानी जो सियासतदान है, जरा थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि सबसे वेल ड्रेस्ड पॉलिटिशियन जो है हमारे मुल्क में राइट नाउ वो कौन सा है, और वो कौन से पॉलिटिशियन है जिनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अपनी वार्डरोब में? देखिए, आई वुड से कि जो इमरान खान साहब हैं, ही केम अ लॉन्ग वे
when he became the Prime Minister of Pakistan, then he was, he said, I'm a very simple guy, I'm not going to even wear a waistcoat. And then it dawned on him, and I think it's a good thing, jo bhi Prime Minister of Pakistan ka, he's representing the country and Pakistan's image. So I would say that he came a long way, and then he started dressing. ये जो tone on tone आप best dress इमरान खान साहब को कह रहे हैं? हामिद साहब best dress इमरान खान साहब है? No, I would say that he came a long way, and अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या टेक है? बिलावल के कपड़ों पे बहुत कमेंट होता है, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है बुरा, लेकिन आप चूंकि इमेज कंसल्टेंट हैं, हाउ यू सी बिलावल? अभी बैचलर भी हैं, पोटेंशियल बैचलर सिंगल भी हैं आई बिलीव, और यंग पॉलिटिशियन हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, बाहर से पढ़े हैं। I think he looks great, और सबसे बड़ी बात है कि I think he understood the power of the color. तो जो black है, I think very seldom he wears different colors. Now he started experiencing with colors. But I think he's been wearing black shalwar kameez, और उसके साथ black ही उनका almost jacket या उनका coat होता था. Or I think invariably for the last about 2-3 years he wore that, and I think it's all because he understands that's a power color, and politics is all about power, so I think he was doing great. ज़रदारी साहब जिनके डैड हैं, आपने अटायर बताई, अच्छा लगता है उन पे, इस पे वो कम नजर आते हैं। ओके ठीक है, मरियम साहिबा के बारे में आजकल जो है ना, वेरी गुड हामिद साहब, मरियम नवाज साहिबा मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, आप बताइए उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका स्टाइल, वो कैसा लगता है आपको? I think also she has come a long way. अगर पीछे देखें तकरीबन 2-3 साल पहले तो बहुत फ्लावरली और बड़ी प्रिंटी किस्म की लुक होती थी, तो I think now it's about, जैसे वो बेनिज़ीर भुट्टो की लुक है, if you look at her wardrobe, is solid colors, plain colors, और उसके साथ जैसे हिना रबानी की लुक है, she looks graceful, she looks great. तो जितना वो सॉलिड कलर्स में आना शुरू हुई हैं और उसकी टोन ऑन टोन और नहीं, बिलीव हमेशा बेनज़ीर भुट्टो तो बहुत शार्प कलर्स यूज करती थी, मरियम्स चॉइस इज डिफरेंट देन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, दे बोथ हैव डिफरेंट चॉइसेस। नहीं, मैं बाद में सॉलिड कलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेनज़ीर साहिबा यूज्ड टू बी रियली शार्प कलर्स, हिना रबानी के कलर्स, हिना रबानी यू कैन से दैट शी समहाउ। अच्छा, दूसरा ये कौन से पॉलिटिशियंस हैं हु शुड एक्चुअली चेंज हिज या हर अपनी जो उनकी चॉइस है पहनने की, कौन से ऐसे हैं जिनको तब्दील करनी चाहिए कुछ या ज़्यादा थोड़ा सा कुछ से? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कंसिस्टेंट लुक की बड़ी ज़रूरत है। जब आप कंसिस्टेंट नहीं लगते एज ए पॉलिटिशियन, आपको होता है ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना, आई मीन पीपल डोंट बिलीव इन अ लॉट इन पॉलिटिशियंस। तो जब आप कुछ ऐसे कलर्स पहनते हैं, जैसे कोई रेड कलर्स पहन लेते हैं, या इसमें आपके कॉम्बिनेशन जो हैं बड़े लाउड किस्म के कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस। आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने जो रेड पहनना शुरू किया, उसमें भी आई डोंट नो why he started choosing that. Time is red तो चलो ठीक है, I think it looks nice and all that. तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन कलर्स की, I think it probably doesn't work. Well, I remember एक मियां साहब की रेड, I think उन्होंने एक ट्राउजर पहनी थी रेड भी थी, उनका येलो, उनका मफलर भी काफी वो उस पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन ओवरऑल रेड के बारे में कमीज और वेस्ट कोट में ही नजर आता है। हामिद साहब, रेड के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि रेड अगर आप पहनते हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट का खतरा है? नहीं, देखें, रेड टाई में तो ठीक है ना, रेड इज़ लाइक ए पावर कलर, तो पावर में तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेड सूट पहन लेते हैं या रेड शर्ट पहन लेते हैं या रेड में आप कोई और इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर वुमेन रेड इज ग्रेट, जैसे हिलरी क्लिंटन थी वो रेड पहनती थी। आज तो आप भी रेड टाई पहने हुए हैं, तो आपने मेल एंड फीमेल्स के लिए अलग-अलग है, तो ये हमारे शो का थीम कलर भी है समहाउ मैरूनिश रेड। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हामिद, आई होप कि आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बाकी आपके अपने अपने तजुर्बात भी हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं हामिद साहब कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, जाहिर बात है आपकी अपनी एस्थेटिक्स होती हैं, आप उसके मुताबिक चीजों को जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, आप आजकल आयशा मुझे लगता है गूगल, यूट्यूब एक अच्छा गाइड आपको दे सकता है, बड़े अच्छे इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे 1-2 पेजेस हैं, आप अगर उनको फॉलो करें, बल्कि बहुत सारे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और फिर आपकी अपनी सेंस तो मैटर करती ही है। पैसा डजंट मैटर टू लुक गुड, ये आप आपको बता रहे हैं, 2 कलर्स के कपड़े ले लें, व्हाइट ब्लैक, आप उनको अच्छे से कैरी करें तो आप अच्छे लग सकते हैं, लाजमी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे हों तभी आप अच्छे लगेंगे। एक और अहम मौजू है, उस पे बात बहुत अहम मौजू, वो कर लें। वो मौजू क्या है? वो मौजू है जनाब अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में होने वाले हैं सदारती इंतखाबात, और जब भी अमेरिका में सदारती इंतखाबात होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें जो है ना वो लगी भी होती हैं कि भाई कौन बनने जा रहा है नया सदर, क्योंकि बहुत मैटर करती है पूरी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो पॉलिसी बड़ी मैटर करती है कि अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो
पाकिस्तान के साथ या दीगर मुल्कों के साथ पॉलिसी क्या होगी, अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो पॉलिसी क्या होगी। आजकल हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं बाय द वे? पाकिस्तानी मुझे लगता है जरा जो बाइडेन को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो इसराइल पे लाइन ली थी, दो कि वो अमेरिका की नेशनल पॉलिसी है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो ज्यादा प्रो इसराइल होकर सामने आया है। कमला हैरिस भी ऐसी हैं, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप समहाउ, लेकिन ट्रंप भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। रात को 1-1 बजे ट्वीट करते थे, आपको याद है ना। खैर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दें, जो अमेरिका में ये जो सदारती इंतखाब हैं, इसकी दौड़ इस वक्त एज आयशा सेट जोरों पे है, और इसके नताइज आलमी सतह पर डेफिनेटली असरअंदाज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर पर हम अगर बात करें इस खित्ते की सूरत हाल पे, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा है, पाकिस्तान इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर टू अमेरिका। अब जो पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, इसने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ट्रंप मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर चिप्स भी बनाते हमें नजर आते हैं, फ्राइज भी बेच रहे हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, और बहुत सारे अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन हैं वो बहुत पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये भी एक फैक्ट है। तो देखना ये कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी ये उनके साथ खड़ी होती है या नहीं, चूंकि इसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, और सारी स्टेट्स का जो रिजल्ट है वो डिटर्मिन करेगा कि क्या ट्रंप वापस आते हैं या नहीं। मुख्तलिफ खबरें हैं, तो इसी हवाले से हमने कहा कि हम एक ज़बरदस्त किस्म का सीखने का एक सेशन कर लेते हैं, जानने की कोशिश करें आलमी सतह पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे जब ये इलेक्शन हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की माहिर हैं हुमा बक़ाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका में ये सदारती इंतखाबात जो होने वाले हैं, स्माइलिंग ऑन समथिंग, आई डोंट नो। चले वो भी पूछते हैं उनसे, वो हमारे साथ भी शेयर करें कि ताकि हम भी खुश हो सके। आलमी सियासत के ऊपर ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, क्या आपको मुमकिन असरात नजर आ रहे हैं? देखिए, वो एक अमेरिकन के बारे में कहा जाता था कि जब अमेरिकन इकोनॉमी छींकती है ना तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अभी वैसे तो नहीं रहा है, चाइना एक कंटेंडर के तौर पे इमर्ज हुआ है और एक इकोनॉमी में उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात ये कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि ट्रंप जो हैं वो इजराइल के हवाले से शायद उनका स्टांस कदर मुख्तलिफ है, और कमाला हारिस का या बाइडन का मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई आप चेंज देखेंगे। चाहे कमाला हारिस हों, चाहे ट्रंप हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, चाहे डेमोक्रेट्स हों, बिल्कुल बाई पार्टिसन कंसेंसस है इसराइल को हर सूरत में सपोर्ट करने का। आपको पता है अभी जब ईरान के साथ जब खलिश बढ़ी, तो क्योंकि डेमोक्रेट्स इस वक्त हुकूमत में हैं, तो उन्होंने ईरान से कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, इजराइल से कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, और ईरान की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला ना करें। लेकिन एगॉन किया ट्रंप ने, और ट्रंप ने कहा करें, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। तो यहाँ तो मैं समझती हूँ कि बाई पार्टिसन कंसेंसस है। आपको वही उसी तरह की आंखें बंद कर कर तमाम लॉज रेगुलेशंस को बाईपास कर कर इजराइल की पुष्टपनाही नजर आएगी, चाहे जो भी वाइट हाउस में पहुंचे, क्योंकि व्हाइट हाउस में पहुंच ही नहीं सकते उस ज़ियोनिस्ट लॉबी को मदद के बगैर जो कंट्रोल करती है। वो एक ज़ीना है जिस पे आपने अच्छा एक बड़ा इसमें हमारे पास इन दोनों की गवर्नेंस का और प्रेसिडेंटशिप का मॉडल मौजूद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि पीपल हैव सीन, आई मीन अमेरिकन पीपल हैव ऑलरेडी सीन डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा गवर्न किया, कैसा मुल्क चलाया, कैसे फैसले किए, और फिर उन्होंने जो बाइडन को भी देखा और मुख्तलिफ रोल्स के अंदर। ट्रंप का तो मेन रोल यही था, लेकिन बाइडन के और भी इससे पहले डिफरेंट रोल्स रहे हैं अमेरिकन इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस मॉडल, ये मॉडल कैसे हेल्प करेगा लोगों को डॉक्टर साहिबा फैसला करने में कि वो किसकी तरफ जाएं आपके ख्याल में? देखिए, हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो अमेरिकन इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फैक्टर होता है वो मईशत होता है। और उनके यहाँ ये फेमस जुमला है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की लाइंस होती हैं। लेकिन अब के हम देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज भी कदर रोल प्ले करेंगे, अमेरिकन इलेक्टोरेट के जहन में वो बातें होंगी। लेकिन देखिए, ट्रंप के हवाले से आप एक बात याद रखिए कि जब ट्रंप दूसरा इलेक्शंस हारे थे तो अमेरिका में अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हमने देखे थे। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, जुडिशरी के बारे में बातें आई, इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन इसके बावजूद रिपब्लिकन ने उनको दोबारा अपने कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंपिज्म जिसको अनलीश किया था ट्रंप की प्रेसिडेंसी ने, जो जिसको आपने अभी कहा वाइट सुपरमेसी थी या एंटी इमिग्रेशन वेव थी वगैरह वगैरह, वो आज भी इतनी अहम थ्रेड्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि उनको लगा कि ट्रंप जो है इज अ विनिंग कैंडिडेट। और आपको देखा कि रिपब्लिकन्स
ने इस बात पर अपनी पूरी जोर लगा के उनको वापस लाए और डेमोक्रेट्स ने बाइडन को बीच रेस में से हटाया बिकॉज बाइडन ट्रम्प का डिबेट बहुत खराब डिबेट हुई और उसके बाद अब डिसीजन हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसके बाद कमाला हारिस के भी बहुत ज़्यादा संजीव फ्लॉज हुए हैं पब्लिक अपीयरेंसेस में, उन्होंने भी कई गड़बड़ें की हैं। लेकिन अगर आप पोल्स देखें तो दे आर वेरी नेक टू नेक। और एक और हम अपनी स्टैब्लिशमेंट को कहते हैं तो एक लार्जर अंडर करंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट है और ट्रम्प चेंज की कैंडिडेट है। ओके, सही। तो इस तौर पे भी वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, ये कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रम्प? जी देखिए, जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है, जब आपके यहाँ इलेक्शंस हुए तो इस हुकूमत ने उस इलेक्शन के खिलाफ रेजोल्यूशन कांग्रेस में लाए, आपको याद होगा, और फिर उसके जवाब में हमने अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाए। तो ताल्लुकात कोई बहुत उम्दा फुटिंग पर सो टू से नहीं है। इसको डॉक्टर साहब हम सॉरी करिए रीफ्रेम भी तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कॉल कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन कॉल करेगा इनमें से, जिसके लिए हम पाकिस्तान को जो भी आएगा कॉल करेगा। अच्छा, मैं उसकी वजह बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट आया है थिंकिंग में पाकिस्तान के हवाले से, कुछ स्टेटमेंट्स में भी नरमी आई है और अफगानिस्तान इज बैक इन फोकस। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से पाकिस्तान को यूएस पाकिस्तान की लेंस से नहीं देखता, या तो टेररिज्म की लेंस से देखता है या अफगानिस्तान की लेंस से देखता है या इंटरेस्टिंगली चाइना की लेंस से देखता है। तो मेरा ख्याल है एंगेजमेंट रहेगी, आया एंगेजमेंट पॉजिटिव होगी या नहीं पता नहीं। एक गुजारिश आपसे और कर दूं, जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल है 1.2 मिलियन पाकिस्तानी हैं वहां पर, वहां से एक फैसला आया है या वहां से एक थ्रस्ट आया है कि वो ट्रम्प को वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, थैंक यू सो मच के लिए सुबह के वक्त। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद और इस मौजूद पे इस मौजूद पे हम बात करते रहेंगे। अब तो हमने करते ही रहना है क्योंकि करीब आ रहा है 5 नवंबर को, 5 नवंबर को इंशाल्लाह। चले जी, वक्त खत्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।